नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कौन सा एसआरए का सेक्शन 18 देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 18 क्या बात करता है कि फेरफार किए बिना अप्रवर्तन। अब इसमें क्या बताया गया है कि जब तक फेरफार ना किया जाए तब तक उसका अप्रवर्तन मतलब अप्रवर्तनशील रहेगा। जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसका परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। कब तक नहीं कराया जा सकता? जब तक कि इन कंडीशन में फेरफार नहीं किया जाता, मतलब जैसी कंडीशन थी पहले वैसे ही नहीं किया जाता है। कौन सी कंडीशन में? जो नीचे बताई गई हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। जहाँ की वादी ऐसी किसी लिखित संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराना चाहता है जिसमें प्रतिवादी फेरफार होना अभिकथित करता है, वादी ऐसे अभिकथन फेरफार के बिना इप्सित पालन निम्नलिखित दशाओं में अभिप्राप्त नहीं कर सकता। इसमें यह बताया गया है कि यदि दो पक्षकार हैं जिन्होंने संविदा की है, ठीक है, अब संविदा की है तो दो पक्षकारों ने संविदा की है, वहाँ पर जो वादी है, वादी यदि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहता है, ठीक है, और जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी क्या कहता है कि जो वादी है जिस बात का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहता है वैसी तो कोई कंडीशन थी ही नहीं, तो जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं करा देता प्रतिवादी को तब तक वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ये बात बताई गई है, जैसे ए ने कहा था कि मैं तुम्हें फ्लैट दे दूंगा, ठीक है, ए ने कहा था मैं तुम्हें फ्लैट दे दूंगा परंतु तुम क्या मुझे 50,000 रुपये दे देना, ठीक है। अब क्या है कि जो बी है, बी यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं करता, मतलब 50,000 रुपये नहीं देता। अब ए है, ये न्यायालय में जाता है, कोर्ट के पास जाता है कि इनसे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो कराई जाए और मैं इन्हें फ्लैट दूंगा और ये मुझे क्या देंगे, 50,000 रुपये देंगे। अब बी अगर कहता है कि इन्होंने जिस फ्लैट के लिए इन्होंने कहा था मुझसे कि ये जैसे जेड नाम का फ्लैट मुझे देंगे, तो ये अब जो मुझे फ्लैट दे रहे हैं वो कौन सा, वाई नाम का कोई फ्लैट दे रहे हैं, इसलिए अब मुझे ये नहीं चाहिए। तो न्यायालय ऐसी परफॉर्मेंस कराने के लिए मना कर देगा यहाँ पर। तो इसमें यही बात बताई गई, जब तक कि प्रतिवादी को सेटिस्फाई ना करा दिया जाए, प्रतिवादी को ये ना कह दिया जाए कि आपने जो मंगाया था ये वही चीज़ है, तब तक उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। इसमें कंडीशन देखते हैं। पहला बात बताई गई, जहां कपट, तथ्य की भूल या दुर्विदेशन द्वारा लिखित संविदा जिसका पालन इप्सित है उसके निबंधनों या प्रभाव में उसके भिन्न है जिससे कि पक्षकारों ने करार किया था या पक्षकारों के मध्य करारित समस्त निबंधन जिसके आधार पर प्रतिवादी ने संविदा की थी अंतर्विष्ट ना हो। इसमें यह बताया गया है, वही बात है जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि यदि ए ने कहा था कि मैं तुम्हें जेड नाम का फ्लैट दूंगा, किससे कहा था, बी से कहा था, कितने रुपए में दूंगा, 50,000 रुपये में दूंगा। अब जब बी यहाँ पर फ्लैट लेने जाता है तो जो ए है वो जेड नाम का फ्लैट ना दिखाकर वाई नाम का फ्लैट जो है वो कहता है ये तुम रख लो। तो यहाँ पर बी कहता है कि मैं ये तुम्हारा ये फ्लैट नहीं लूँगा। अब ये जिस फ्लैट के बारे में इन लोगों में संविदा हुई थी वो फ्लैट तो ऐसे नहीं मिल रहा है बी को, तो यहाँ पर इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। इसमें वही बात बताई गई है, जो चीज़ नहीं की गई थी संविदा में वो चीज़ अगर आ जाती है सामने तो फिर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, भले ही वो चीज़ कपट के द्वारा, मतलब ए ने जानबूझ के ऐसा कोई कपट किया है जिससे जेड को जेड फ्लैट ना देना पड़े, या फिर ए के द्वारा क्या किया गया था, भूल हो गई है, या ए के द्वारा क्या गया है, दुर्व्यवदेशन किया गया है। इन भले ही ये कंडीशन रही हैं, पर जिस कंडीशन पर संविदा हुई थी कि आप मुझे ये देना तो मैं आपको, जैसे आप मुझे चावल देना तो मैं आपको पैसे दूंगा। अब चावल के लिए यहाँ पर बात हुई थी, पर कोई आता है कि मैं तुम्हें गेहूँ देता हूँ, तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लाया जा सकता। जिस चीज़ के लिए यहाँ पर बात हुई थी वही के लिए यहाँ पर बात लाया जा सकता है। अगर कोई अन्य चीज़ आती है, भले ही कपट की वजह से आती है, दुर्व्यवदेशन या तथ्य की भूल के कारण होता है, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। बी पॉइंट बताता है कि जहां पक्षकारों का उद्देश्य कतिपय विधिक परिणाम उत्पन्न करना था जो तथा विरचित संविदा से उत्पन्न होना परिकल्पित ना हो। अब इसमें यह है कि जो संविदा है वो की गई थी विधिक चीज के लिए, पर वहां पर क्या होता है, इलीगल काम हो जाता है। जैसे अगर कोई चावल है, चावल के लिए अगर आपने संविदा की थी, ठीक है, कि आप मुझे चावल देना, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, कितने चावल पर, 50 क्विंटल चावल दे देना। एग्जाम्पल है 50 क्विंटल चावल पर, ठीक है, 50 किलो, हम 50 केजी चावल पर 50,000 रुपये यहाँ पर देने की संविदा हुई थी, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर चावल की जगह अफीम आ जाती है, वो क्या है कि अफीम देता है, ठीक है, और फिर कहता है कि तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। तो
अब इस बात के लिए तो जाहिर सी बात है कि अगर इलीगल चीज़ आ जाती है तो यहाँ पर पहली बात तो वो न्यायालय में ही नहीं जाएगा। जो वादी है वो न्यायालय में क्यों जाएगा कि मैं इनसे अफीम के लिए कह रहा हूँ, तो ऐसा तो कोई नहीं जाएगा ना, क्योंकि फिर वही गिरफ्त में आ जाएगा। तो अब जिस चीज़ के लिए किया गया था संविदा वो लीगल थी, परंतु उसका जो परिणाम है वो क्या है, उसका जो रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है, रिजल्ट उसका इलीगल हो रहा है, तो उसका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। जिस चीज़ के लिए कहा था उससे भिन्न चीज़ हो रही है और वो भी इलीगल हो रही, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। जहाँ पक्षकारों ने संविदा के निष्पादन में तत्पश्चात उसके निबंधनों में फेरफार कर दिया है। अब जो पक्षकार हैं, पक्षकारों ने ही क्या की दिया है, जो संविदा की थी उसकी अलग, जो संविदा की थी, कोई संविदा की थी कि ये तुम मुझे दे देना, ये मुझे दे देना। अब इन दोनों लोगों ने क्या भिन्न काम कर दिया है, पक्षकारों ने क्या है भिन्न काम कर दिया है, तो उसका भी परफॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बाद नहीं लाया जा सकता। तो इसमें ये बताया गया है कि जब तक की जो चीज़ जैसी थी संविदा में, जैसा लिखा हुआ था वैसा ही नहीं कर दिया जाता, तब तक उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बात नहीं लाया जा सकता। जैसे कि पहले वाले पॉइंट में देखा है कि जिस चीज़ के लिए संविदा की गई थी, फ्लैट के लिए संविदा की थी, जेड वाले फ्लैट के लिए संविदा की थी, परंतु वो सामने वाला जो पक्षकार है जिससे संविदा की थी वो जेड वाली जो फ्लैट है वो ना देकर वाई वाला फ्लैट देता है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बात नहीं ला सकता। दूसरी बात है, जिस काम के लिए किया था उससे इलीगल जो परिणाम है वो निकल रहा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लाया जा सकता। और तीसरी बात बताता है कि जहाँ पक्षकारों की जो शर्तें हैं, ठीक है, संविदा से भिन्न हो गई हैं, तो उनके लिए भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लाया जा सकता। जैसे उसने पहले कहा था कि मैं 50,000 रुपये में तुम्हें 50 किलो केजी क्या दे दूंगा, चावल दे दूंगा, परंतु उसकी जो शर्तें हैं वो भिन्न हो गई हैं। उसने कहा है कि 10 किलो तुम मुझे चावल गेहूँ भी दे देना और 50,000 रुपये भी दे देना। तो यहाँ पर क्या है, बात बदल गई है। पहले उसने कहा था कि 50 किलो जो चावल है उसके लिए मैं तुम्हें 50 किलो चावल दूंगा और तुम मुझे 50,000 रुपये दे देना, पहले ये बात थी। फिर बाद में कहता है कि तुम मुझे 10 किलो गेहूं भी देना और 50,000 रुपये भी, मतलब जो संविदा की जो शर्तें थी वो अलग हो गई हैं, तो भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर बात नहीं लाया जा सकता। परंतु इसमें ये बात की गई है कि जहाँ यदि उस चीज़ को वैसे ही कर दिया जाता है जिस चीज़ के लिए थी, अब जैसे जेड वाले संविदा के लिए यहाँ पर बात थी और वो वाई वाली जो है फ्लैट देने लगा था, परंतु अगर वो जेड वाला ही फ्लैट देने लगता है तो उसका परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। अब जो परिणाम है वो इलीगल ना निकले, लीगल हो जाए तो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। और तीसरी बात है कि जो शर्तें थी पहले संविदा में वही शर्तें लास्ट में भी रहती हैं, तो भी उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो कराया जा सकता है। तो इसमें यही बात की गई है कि फेरफार के बिना अप्रवर्तन, जब तक उसमें फेरफार नहीं किया जाता है उसका अप्रवर्तन नहीं किया जाता है। यदि कोई कपट से, तथ्य की भूल या दुर्व्यपदेशन के द्वारा जो मेन बात थी उससे जो है जो संविदा है उससे भिन्न हो गई है, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, मतलब वो अप्रवर्तन रहेगी। अगर प्रवर्तन कराना है तो उसमें फेरफार करना ज़रूरी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 18 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्या सेक्शन 19 देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 19 बताता है पक्षकारों एवं उनके अधीन पश्चातवर्ती हक द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष। यहाँ पर ये बताया गया है जो व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अनुतोष की यहाँ पर बात की गई है। अब इस अध्याय द्वारा जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसके लिए वाद कौन कौन ला सकता है, इसे हम सेक्शन 15 के साथ याद रखें तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। सेक्शन 15 में भी हमने कुछ लगभग ही बातें देखी थी, फिर भी देखते हैं। यहाँ प्रतिवादी कौन होगा ये बताया गया है। पक्षकारों एवं उनके अधीन पश्चातवर्ती हक द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जो अनुतोष है उसमें का कोई भी पक्षकार। अब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो वाद है वो कौन ला सकता है, उसमें के कोई भी पक्षकार ला सकता है। पहली बात तो हमारी यहाँ पर यही हो गई। ठीक है, दूसरी बात है ऐसी मूल्यार्थ अंतर्ति के सिवाय जिसने अपना धन सद्भाव तथा मूल्य संविदा की सूचना के बिना ऐसा दिया हो, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति जो उससे व्युत्पन्न ऐसे हक से अधीन दावा कर रहा हो जो संविदा के पश्चात उद्भूत हुआ हो। इसमें ये बताया गया है कि अब जो है यहाँ पर क्या है कि ए ने, एग्जाम्पल देखते हैं, ए ने बी से संविदा की, ठीक है, कि तुम मुझे वो फ्लैट वाला ही हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं तुम्हें अपना फ्लैट दूंगा जेड नाम का और तुम मुझे क्या दे देना, 50,000 रुपये दे देना। यहाँ पर ये संविदा हो गई। ठीक है, अब जैसे ही संविदा हो गई, अब इसने इससे क्या ले लिया, 30,000 रुपये ले लिया। ए ने किससे ले लिया, बी से 30,000 रुपये
ले लिया। अब ए ने क्या किया कि ए ने इसी जेड वाली संपत्ति को, जेड वाले फ्लैट को इसने किसको, सी को बेच दिया। सी को क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सी को बेच दिया और सी को पता भी था, वो सद्भाव में नहीं था। अगर वो सद्भाव में था तो उसके लिए ऐसा कोई बात नहीं लाया जा सकता, परंतु यदि इसे पता था, सी को भी जानकारी थी और ए को भी जानकारी थी कि ये जो फ्लैट है जो मुझे दिया जा रहा है, ये मेरे से पहले किसी को इसके बारे में संविदा कर दी गई है, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है, यदि सी को पता चलता है कि ए और जो ए है, ए और सी जो दोनों मिलकर यहाँ पर फिर से यहाँ पर सी को दे देते हैं संपत्ति, जो जेड वाली संपत्ति है जो बी को मिलनी थी, जिसके लिए पहले करार हो चुका है और 30,000 ले भी लिए हैं, तो वहाँ पर सी के विरुद्ध भी ऐसा वाद लाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर किसके लिए, सी के विरुद्ध भी, ऐसे मूल्यवर्धन अंतर्ति के सिवाय जिसने अपना धन सद्भाव तथा मूल संविदा की सूचना के बिना दिया हो, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति जो उससे व्युत्पन्न ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो संविदा के पश्चात उद्भूत हुआ हो। तो यदि कोई सद्भाव में कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ ऐसा बात नहीं लाया जा सकता, परंतु यदि कोई सद्भाव पूर्वक नहीं था अंतर्ति, जिसको संपत्ति बेची गई थी, जो लास्ट में संपत्ति जैसे दी थी वो सद्भाव में नहीं थी और उसने सद्भाव के बिना, ठीक है, सद्भाव में नहीं थी, तो ऐसी अंतर्ति के खिलाफ भी बात लाया जा सकता है, परंतु यदि सद्भाव में था व्यक्ति तो ऐसे अंतर्ति के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी बात बताता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो हक यद्यपि, एक मिनट, यहाँ पर क्या है सेक्शन में, ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा है जो हक यद्यपि संविदा के पहले का और वादी की जानकारी में था तथापि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था। ठीक है, किसी हक के अधीन संभावित व्यक्ति जो फ्यूचर में संपत्ति पर क्लेम कर सकते हैं, सबको प्रतिवादी बना लो। अब इसमें ये बात है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो हक यद्यपि संविदा के पहले का और वादी की जानकारी में था तथापि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी सी 3 भाई थे, ठीक है। अब सबकी जो एक संपत्ति थी सबका बंटवारा हो गया, सबको अपना अपना हिस्सा यहाँ पर मिल गया। अब क्या होता है कि जो ए है, ए यहाँ पर मर जाता है। अब जो ए मर जाता है तो इसका कोई है नहीं, तो ये संपत्ति किसके पास जाएगी, उसके बी और सी भाई के पास जाएगी। अब बी सी भाई के पास जाएगी तो यहाँ पर ये जो बी सी हैं ये लोग भी यहाँ पर वाद ला सकते हैं। इसमें यही बात की गई है कि जहाँ संभावना है कि उस व्यक्ति को जो है संपत्ति मिल सकती है तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर वाद ला सकता है। ठीक है, तीसरी आगे बात बताई गई है कि जब किसी सीमित दायित्व, अब सीए बिल्कुल हमारा 15 के जैसे है, जिसमें ये बताया गया है कि जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती है, वहां उस नई कंपनी दायित्व भागीदारी द्वारा जो समामेलन से उत्पन्न होती है। इसमें यही बात बताई गई है कि यदि 2 सीमित दायित्व वाली जो भागीदारी कंपनी है वो मिश्रित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है, सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है, तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी से समामेलित हो गई है, मतलब अन्य जो सीमित दायित्व वाली कंपनी है उसमें मिश्रित हो गई है, तो उससे जो नई कंपनी बनती है, ठीक है, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा जो समामेलन से उत्पन्न हुई है, जो नई कंपनी उत्पन्न हुई है, 2 चीज को जोड़ गई है। एक सीमित दायित्व भागीदारी वाली कोई कंपनी थी, वो अन्य सीमित दायित्व वाली भागीदारी कंपनी से जुड़ गई है, तो जो नई सीमित दायित्व वाली भागीदारी जो कंपनी बनी है उसके खिलाफ भी यहाँ पर वाद लाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रतिवादी की बात करता है सेक्शन ये जो 19 है, और 15 में बात करता है कि वादी, वहाँ पर जो वाद लाने के अधिकारी हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ प्रतिवादी किसे किसे बनाया जा सकता है उसकी बात करता है। अब हम जो डी पॉइंट है वो ये देखते हैं, जबकि किसी कंपनी ने कोई, ये जो हमारी जो सेक्शन है ये वाले, ये बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसे, 15 के जैसे हैं। आप देखिएगा तो लास्ट वाले जो हैं बिल्कुल सेम बात करते हैं। जबकि किसी कंपनी ने कोई संविदा की है और उसके पश्चात किसी दूसरी कंपनी से समामेलित हो गई है, तब ऐसी समामेलन से उद्भूत नई कंपनी। अब यदि एक कंपनी थी, उस कंपनी ने किसी और कंपनी से संविदा की है और ऐसी संविदा के साथ जो दूसरी कंपनी उत्पन्न हुई है, तो उस कंपनी को भी यहाँ पर जो प्रतिवादी के तौर पर बनाया जा सकता है। अब अगली बात करता है, जबकि किसी कंपनी के संप्रवर्तक ने उसके निगमन के पहले कोई संविदा कंपनी के प्रयोजन के लिए की है और संविदा ऐसी की है जो निगमन के निबंधनों द्वारा समर्थित हो, तब वह कंपनी
ठीक है। अब कौन सी कंपनी की बात की गई है? जो संप्रवर्तक होता है, ठीक है। संप्रवर्तक कौन होता है? जो उस कंपनी का निर्माण करता है। अब जो एक संप्रवर्तक है जो कंपनी को बनाता है, बहुत जगह जाता है और कहता है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे करने के लिए वो कहता है, और जो लोग हैं लोगों से क्या करता है? संविदा करता है, ठीक है। परंतु यह तब तो उस संप्रवर्तक को नहीं, उससे जो उत्पन्न हुई है कौन? कंपनी, उसने जो कंपनी का निर्माण किया है उसके खिलाफ यहाँ पर बात लाया जा सकता है। परंतु यह तब जबकि कंपनी से संविदा को प्रतिगृहित कर लिया है। जो कंपनी है, कंपनी ने जो संविदा की है, उस पक्षकार ने, जो संप्रवर्तक ने क्या किया था कि संविदा की थी लोगों से, तो वही वाली संविदा को किसने? कंपनी ने स्वीकार कर लिया हो, और संविदा के दूसरे पक्षकार को ऐसा प्रतिग्रहण संसूचना कर दी गई हो। और संविदा जिससे की गई थी, जिस पक्षकार से की गई थी, तो उस पक्षकार को भी सूचना दे दी है कि हम जो संप्रवर्तक हैं, हमने इस कंपनी का निर्माण किया है, और जो जो संविदा हमने आपसे की थी वो सारी संविदा ये जो कंपनी है वो है एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पर उस कंपनी के विरुद्ध भी यहाँ पर वाद लाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात करता है? यहाँ जो सेक्शन 19 है वो प्रतिवादी के बारे में बात करता है। सेक्शन 15 वादी के तौर पर बात करता है कि जो सेक्शन 16 है 15 है, सॉरी 15 जो है वो वादी के लिए बात करता है कि वहाँ पर वाद कौन कौन लाया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, और यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए किसे किसे प्रतिवादी बनाया जा सकता है। तो पहली बात देखिए हमने, पक्षकारों एवं उसके अधीन पश्चातवर्ती हक द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष। मतलब कोई ऐसा पक्षकार है, ठीक है। अब जैसे कोई पक्षकार है ए और बी, ठीक है। अब इनने संविदा की थी, ठीक है। अब इनसे जिसको रिलीफ मिलना है ये प्रतिवादी होंगे। अब जैसे ए है, ए मर जाता है, तो ए के बाद उसका बेटा जो होगा, एलआर जो होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो यहाँ पर उसकी संपत्ति पर हकदार होगा, तो इसके खिलाफ भी यहाँ पर वाद लाया जा सकता है। बी है तो उसका, अगर जो बी है, बी से जिसको संपत्ति मिलनी है तो उसके खिलाफ यहाँ पर वाद लाया जा सकता है। तो इसमें यही बात बताई गई, इस अध्याय द्वारा उपबंधित के सिवाय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन निम्नलिखित में के विरुद्ध कराया जा सकता है। किसके विरुद्ध कराया जा सकता है? जो अनुतोष है वो अनुतोष किसके विरुद्ध पाया जा सकता है? तो अनुतोष प्रतिवादी के विरुद्ध पाया जाता है। तो उसमें के किसी पक्षकार के, जो पक्षकार है वो पक्षकार नहीं दे रहा है, तो उससे जिसका जो अधिकार है वो उत्पन्न होता है, तो वो व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर वाद लाया जा सकता है। दूसरी बात, व्यक्ति कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो सद्भाव में संपत्ति को अंतरित नहीं करता है। यहाँ पर हमने वही बात देखी थी, ए ने जो संपत्ति है, ए ने संपत्ति बी को बेच दी, ठीक है। उसमें से एडवांस कुछ ले लिया, 30,000 मानो ले लिया, इसने वही संपत्ति सी को बेच दी। अब सी को बेच दी तो सी को ये जानकारी थी कि ये जो संपत्ति मुझे बेची जा रही है यही संपत्ति बी को बेच दी गई है। जैसे जेड संपत्ति की बात हो रही थी, तो सी को पता है कि ये जो संपत्ति है ये पहले ये बी को दे जा चुकी है और इससे एडवांस लिया जा चुका है। तो अब यदि जो सद्भाव में अंतर्ति नहीं था, मतलब ये जो सी है इसने सद्भाव पूर्वक कार्य नहीं किया था, जो तीसरा अंतर्ति है उसने सद्भाव में कार्य नहीं किया था, और तो उस व्यक्ति को भी यहाँ पर पक्षकार बनाया जा सकता है। अगर सी को जानकारी नहीं थी, ठीक है, अगर सी को जानकारी नहीं होती तब तो कोई बात ही नहीं है, तब उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। परंतु सी को पता भी था और तब भी उसने एक्सेप्ट किया और उसी संपत्ति को खरीदने को कहा है, तो उसे भी यहाँ पर प्रतिवादी बनाया जा सकता है और उससे संपत्ति जो है ली जा सकती है। अब जो सी पॉइंट वो कहता है वो ये बात करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हक के अधीन दावा कर रहा हो, हक या संपत्ति के संविदा के पहले का और वादी की जानकारी में था, तथापि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था। इसमें ये बात की गई है कि अब जैसे कोई इसमें यही भी बात की गई है कि जो सद्भाव में व्यक्ति है, मतलब जिसको फ्यूचर में संपत्ति मिलनी है, तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर उनको भी प्रतिवादी बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि ए बी सी 3 भाई हैं, 3 भाई में से एक भाई जो है वो मर जाता है, ठीक है, इसकी संपत्ति थी। अब जो इसकी संपत्ति है वो इनको किसको जाना है? उसके बी और सी भाई को जाना है। तो अब बी और सी भाई को जाना है तो यहाँ पर इनके खिलाफ भी वाद लाया जा सकता है। मतलब जिस भी व्यक्ति को ऐसी जो संपत्ति है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, हक से उन्हें मिल जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पर प्रतिवादी के तौर पर बनाया जा सकता है। अब जो सी ए है, सी ए में तो यही बात की गई है कि जो अगर कोई भागीदारी कंपनी है, एक भागीदारी कंपनी दूसरी छोटी सीमित दायित्व वाली भागीदारी कंपनी से मिल जाती है, तो जब 2 सीमित दायित्व भागीदारी वाली कंपनी मिल जाती हैं तो जो नई सीमित दायित्व वाली भागीदारी कंपनी जो उत्पन्न होती है
तो उस कंपनी के विरुद्ध भी यहाँ पर वाद लाया जा सकता है। डी की बात बताई गई है कि यदि कोई एक कंपनी है दूसरी कंपनी में मिल जाती है, तो जिस कंपनी में मिल गई है तो उससे जो नई कंपनी उत्पन्न हुई है उसके विरुद्ध यहाँ पर वाद लाया जा सकता है। ये एज इट इज़ बिल्कुल 15 के जैसे ही हैं। अब जो ई है, ई पॉइंट बताता है कि जहाँ जबकि किसी कंपनी के संप्रवर्तक, अब कोई संप्रवर्तक है जो कंपनी का निर्माण करता है, तो ऐसे निर्माणकर्ता के द्वारा क्या किया गया है, किसी से संविदा की गई है। अब जब किसी व्यक्ति से संविदा की गई है तो अब वो जो संप्रवर्तक है वो कंपनी का निर्माण करता है और उसने जो जो संविदा की थी उसने उस कंपनी में भी वही संविदा लिख दी है। तो अब वो ऐसी जानकारी जिस व्यक्ति से संविदा की थी उस व्यक्ति को ऐसी जानकारी दे देता है, तो उसके विरुद्ध भी लाया जा सकता है। इसको ई को हम देखते हैं कि जैसे ए है, ए यहाँ पर संप्रवर्तक है, इसने कंपनी का क्या किया है, निर्माण किया है, ये कंपनी बन गई है, सब लोगों से पैसे ले लिए, शेयर कर लिए, सब कुछ कर लिया। अब यहाँ पर कंपनी का निर्माण हो गया। अब इसने क्या किया है, लोगों से संविदा की है। बी नामक व्यक्ति से इसने संविदा की है कि आप इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये प्रॉफिट होगा, कुछ भी करके ऐसे संविदा कर लिया है। अब जब संविदा की है तो ये संप्रवर्तक है, इसने इस कंपनी का निर्माण किया है। अब जैसे इस कंपनी का निर्माण हो गया है तो अब इस संप्रवर्तक के विरुद्ध जो है वाद, वो किसके विरुद्ध लाया जाएगा, इस कंपनी के विरुद्ध वाद लाया जाएगा जिसने उस कंपनी का निर्माण किया है। तो अब कंपनी के विरुद्ध भी जो है वाद कब लाया जाएगा, जबकि ऐसी जो संविदा इसने बी के साथ की थी, जो भी इसने कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ किया था संप्रवर्तक ने, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके, उस कंपनी के साथ किए हो, वही चीज़ उसने डाली हो और उस ऐसी सारी सूचना किसको, बी को दे दी हो, जिससे उसने ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया था उसे सूचना दे दी है कि मैंने आपसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था वो इस कंपनी के द्वारा हो रहा है और अब जो भी चीज़ होगी वो इसके लिए कंपनी ही लायबल होगी। तो यहाँ पर इस कंपनी के विरुद्ध भी वाद लाया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेक्शन 19 हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन 20 देख रहे हैं। तो सेक्शन जो 20 है वो क्या बात करता है, सेक्शन 20 में बताया गया है संविदा का प्रतिस्थापित पालन। अब संविदा का प्रतिस्थापित पालन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। सबसे पहली बात ये है कि यदि किसी संविदा, कोई संविदा की गई थी, ठीक है, अब संविदा जो की गई थी वो संविदा में आपको प्राप्त नहीं होता है और दूसरी चीज़ वो ऑफर करता है और उससे आप क्या है, उसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो प्रतिस्थापित पालन हो जाता है। जैसे आपने मांगी थी कि आप मुझे चाय दीजिएगा, ठीक है, चाय का यहाँ पर जो संविदा हुई थी कि आप मुझे इतने पैकेट, इतने बोरे क्या देंगे, चाय देंगे। अब चाय आपको नहीं मिला तो वो सामने वाला जो पक्षकार है वो कहता है कि मेरे पास चाय नहीं है परंतु कॉफ़ी है, अगर आप चाहें तो कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर आपने जो कॉफ़ी है उसको स्वीकार कर लिया है, ठीक है, आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो अगर आपने जो कॉफ़ी है वो स्वीकार कर लिया है तो फिर आपका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बाद है वो आप नहीं ला सकते हैं। मतलब आप न्यायालय में ये नहीं कह सकते हैं जाकर कि मैंने इनसे चाय के लिए कहा था और इन्होंने मुझे चाय नहीं दी है। अगर दूसरी सिचुएशन समझते हैं, यदि आपने चाय मांगी थी और उसने क्या कहा है, कॉफ़ी है ले लीजिए, परंतु आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, आप कहते हैं मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। अब जब आप कहते हैं मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, मुझे तो चाय ही चाहिए, क्योंकि जो रेट पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। पहले आपने उस व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति से कहा था कि 30,000 में आपको जो कॉफ़ी है वो प्रोवाइड हो रही थी, 30,000 में मिल रही थी। अब यहाँ पर यहाँ पर चाय की बात हो रही है। जैसे 30,000 में आपको पहले चाय प्राप्त हो रही थी, अब जब आपने उससे कहा कि आप मुझे चाय दे दीजिए, तो सामने वाला पक्षकार कहता है कि मेरे पास चाय नहीं है, आप कॉफ़ी ले लीजिए। तो अब आप यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है मुझे दे दो, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए, मैंने चाय की यहाँ पर बात की थी और अब जो चाय है वो 30,000 की नहीं मिल रही है, तो मुझे अब तो चाय ही चाहिए क्योंकि मुझे उससे नुकसान हो गया है। तो यहाँ पर यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कॉफ़ी को चाय की जगह पर, तो आपको फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बाद है वो नहीं ला सकते हैं। परंतु यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहता है कॉफ़ी है, आप मना कर देते हैं मुझे नहीं चाहिए, तो आप फिर न्यायालय में जा सकते हैं और फिर कह सकते हैं न्यायालय से कि इस सामने वाले पक्षकार द्वारा जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए, मुझे, मैंने क्या चाय के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। तो इसमें वही बात बताई गई है कि यदि एक संविदा के स्थान पर, मतलब यदि आपने चाय के स्थान पर कॉफ़ी ले ली है, तो आपको जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसका बाद नहीं लाने दिया जाएगा। पहला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है उसकी किसी भी बात के ऊपर ये इफेक्टिव नहीं होगा। यदि बात आएगी तो वो इफेक्टिव होगा, इसकी कोई भी बात उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है।
और उसके सिवा जिस पर पक्षकार सहमत हैं, जहाँ संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन नहीं करने के कारण टूट जाती है, वहाँ वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित होता है, किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन का और ऐसे भंग के करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत व्ययनित या भुगते गए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का विकल्प रखेगा। पहले तो हम एग्जाम्पल ये देखते हैं कि ए ने संविदा की थी किससे? बी से। ठीक है, अब ए ने कहा था मैं आपको कितने 30,000 रुपये दूंगा, आप मुझे क्या देंगे? चाय देंगे। कितने पैकेट देंगे? 500 पैकेट समझ लेते हैं हम। ठीक है, 500 पैकेट आप मुझे चाय देंगे। अब यहाँ पर चाय के पैकेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में कि आप मुझे क्या देंगे? 30,000 रुपये देंगे। ए कहता है मैं आपको क्या दूंगा? 500 रुपये दे दूंगा। अब जो ए है वो क्या है कि वो यहाँ पर चाय नहीं दे पाता है, किसको? बी को। और 30,000 रुपये देने को तो बी तैयार है कि मुझे जब चाय मिल जाएगी तो मैं यहाँ पर 30,000 रुपये दे दूंगा, परंतु 500 जो पैकेट हैं वो उसे चाय के नहीं मिल रहे हैं। अब जब उसे बी को चाय के पैकेट नहीं मिल रहे हैं तो बी किसके पास जाएगा? न्यायालय के पास जाएगा। ठीक है, कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराए जाए। अब वो यदि न्यायालय के पास नहीं जाता है तो इसमें ये बात बताई गई है कि अब जैसे जो पक्षकार है जिसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने का हक रखता है, ठीक है, अब ये क्या करता है? ये बी है, इसकी जो संविदा है वो खंडित हो गई है क्योंकि सामने वाले पक्षकार द्वारा, यहाँ पर लिखा है जहाँ संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन नहीं करने के कारण टूट जाती है। जो संविदा है वो तो टूट गई है क्योंकि ये कहता है मेरे पास तो चाय है ही नहीं। अब यहाँ पर जो है संविदा है वो विखंडित हो गई है सामने वाले पक्षकार द्वारा। वहाँ पक्षकार ऐसे भंग से पीड़ित होता है। अब पीड़ित यहाँ पर कौन है? बी, जिसको ऐसा सामान मिलना था। किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन का और ऐसे भंग करने वाले पक्षकार से। अब देखो जो बी है वो क्या कहता है कि या तो आप मुझे नहीं दे पा रहे हैं, आप किसी अपने रिलेशन से, कोई और भी ऐसा व्यक्ति है, उस व्यक्ति से क्या कीजिए, मुझे 500 जो पैकेट हैं चाय के प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, ए से कहता है कि आप किसी अन्य के द्वारा भी आप मुझे जो ऐसा सामान है आप अपने अभिकर्ता के द्वारा भी जो है जो हमारी संविदा हुई थी उसका जो पालन है वो कर दीजिए। आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपका जो अभिकर्ता है वो पालन कर दे। यदि आपका अभिकर्ता पालन नहीं कर पाता है तो बी जो है वो बी कहेगा कि मेरी नज़र में एक डी नाम का व्यक्ति है जो मुझे 500 जो पैकेट है वो चाय के दे देगा। ठीक है, 500 पैकेट चाय के दे देगा, परंतु वो 30,000 में नहीं, वो 50,000 में देगा। अब यहाँ पर जो उससे ए से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो 30,000 में हुआ था। अब जब डी से वो ले रहा है तो उसे 50,000 रुपये लग रहे हैं। तो अब यहाँ पर बी यदि प्रतिस्थापित पालन कर लेता है, अब वो क्या है कि यदि वो डी से कहता है, वो ऐसे कहेगा कि डी है जो डी मुझे 500 रुपये जो पैकेट है चाय के देने के लिए तैयार है, परंतु उसे 50,000 रुपये देने हैं। तो यहाँ पर 30,000 जो बी ने ए से संविदा की थी, 30 यहाँ पर बी ए को दे देगा और जो बचे हुए पैसे हैं 20,000 वो किसको, जो बचे हुए पैसे हैं वो किसको देने पड़ेंगे? ए को देने होंगे। ए यहाँ पर क्योंकि ए की वजह से यहाँ पर जो संविदा है उसका खंडन हुआ था तो ए को देने होंगे। किसको देने होंगे? डी को, क्योंकि डी से खरीदा जा रहा है सामान। मतलब जब एक व्यक्ति है वो यहाँ पर जो संविदा का पालन नहीं कर पा रहा है तो सामने वाला व्यक्ति जो पीड़ित है वो व्यक्ति कहता है या तो आप अपनी साइड से किसी से उस संविदा का पालन करा दीजिए या फिर मैं कोई बताता हूँ तो उन व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर संविदा का पालन करा दीजिए माध्यम से अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा। मतलब बी ये कहता है कि अगर आपके साइड से कोई अभिकरण है, आपका अभिकर्ता है, तो उसके द्वारा ऐसे 500 जो पैकेट हैं चाय के मुझे दे दीजिए। अभिकरण के द्वारा प्रतिस्थापित पालन का और ऐसा भंग करने वाले पक्षकार के उसके वास्तविक रूप से उपगत व्ययनित या भुगते हुए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का विकल्प रखेगा। और वो ये भी कहेगा, जो बी है वो ये कहेगा कि मुझे 30,000 का तो मैं आपको दे रहा था, तब मुझे 500 पैकेट जो है चाय के मिल रहे थे, परंतु अब मैं जो डी है, डी को अगर 500 रुपये
जो 500 पैकेट मुझे चाय के चाहिए तो उसको मुझे 30,000 नहीं 50,000 रुपये देने पड़ेंगे तब वो मुझे देगा। तो उसको जो खर्चा हुआ है, उसको जो लॉस हुआ है, वो लॉस किससे ले सकता है? ए से ले सकता है। मतलब जिस भी पक्षकार ने यहाँ पर संविदा का भंग किया है तो उस संविदा के भंग से सामने वाले पक्षकार को, पीड़ित पक्षकार को जितने का भी नुकसान हुआ है वो सारे नुकसान को पूर्ति कौन करेगा? जिसने ऐसी जो संविदा है भंग किया है। या तो स्वयं के अभिकरण द्वारा कर दे, मतलब स्वयं का अभिकर्ता यदि कोई है, ए का कोई है तो वो उसके द्वारा करा दे, या उसका कोई अभिकर्ता नहीं है तो बी कहेगा कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी इस संविदा का पालन कर देगा और तुम उसका जो पेमेंट है वो कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की गई है। तो ऐसा जो प्रतिस्थापित पालन है वो कर सकता है, परंतु इसका जो सेकंड पॉइंट है उसे हम एक परंतु के तौर पर कह सकते हैं कि यदि जो संविदा है उसका प्रतिस्थापित पालन कराना है तो 30 दिन पहले ऐसे सामने वाले पक्षकार को सूचना देनी होगी। पढ़ते हैं, उपधारा 1 के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे पक्षकार ने ऐसे भंग से पीड़ित है। भंग करने वाले पक्षकार को 30 दिन से अन्यून का लिखित में एक नोटिस उससे ऐसे समय के भीतर संविदा का पालन करने के लिए करते हुए जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो नहीं दे देता और उसका ऐसा करने से इनकार करने या ऐसा करने में असफल रहने का वह उसका पालन तीसरे पक्षकार द्वारा अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा कराएगा। इसमें ये बात बताइए कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर पीड़ित है, यहाँ पर कौन? बी पीड़ित था, उसे क्या है कि उसे जो है संविदा का भंग किसने किया था? ए ने किया था। वो कह रहा था कि मैं आपको यहाँ पर 500 जो पैकेट है वो चाय के नहीं दे पाऊंगा, तो यहाँ पर भंग ए ने किया था। अब पीड़ित कौन हुआ? बी है। तो बी जो है पीड़ित है, ये यहाँ पर संविदा का प्रतिस्थापित पालन करा सकता है। प्रतिस्थापित पालन का मतलब ये है कि आप जो सामान दे रहे हैं तो आप नहीं दे पा रहे हैं, तो या तो मैं अपने अभिकरण के द्वारा, अभिकर्ता के द्वारा क्या करता हूँ, सी नाम का कोई अलग व्यक्ति है तो उससे प्राप्त कर लेता हूँ, या फिर कोई अन्य व्यक्ति है उसके द्वारा ऐसा जो पालन है वो करा ले रहा हूँ। उसमें जो व्यय होगा, जो खर्चा लगेगा वो आपको लगेगा जिसने ऐसी संविदा का भंग किया था। संविदा भंग किसने की थी? ए के द्वारा हुई थी। ठीक है, अब जो संविदा का प्रतिस्थापित पालन है वो कब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो ये बताता है कि संविदा का प्रतिस्थापित पालन यदि आपको कराना है, उस जगह पर जो आपकी संविदा भंग हुई है उसकी जगह पर आपको वही चाहिए है या दूसरी भी चीज़ चाहिए है, तो यहाँ पर आपको सामने वाले पक्षकार को, मतलब बी को, यहाँ पर ए को सूचना देनी होगी और 30 दिन पहले सूचना देनी होगी। सूचना में लिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 30 दिन से अन्य उनकी नहीं होगी, यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है सेकंड पॉइंट में कि ऐसी जो सूचना है वो बी देगा। बी कौन? पीड़ित पक्षकार देगा पहले वाले पक्षकार को जिसने ऐसी संविदा भंग की थी कि 30 दिन पहले सूचना देगा कि आपके द्वारा जो संविदा भंग हुई थी उसका मैं प्रतिस्थापित पालन करा रहा हूँ। प्रतिस्थापित पालन मतलब ये कि आपने यदि मुझे कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कराई है तो मैं अन्य जगह से प्राप्त कर रहा हूँ, उसमें जो मुझे लॉस होगा उसका जो पेमेंट है वो आपको करना होगा। ठीक है, तो यदि ऐसा कोई प्रतिस्थापित पालन कराना है तो ऐसी जो सूचना है वो सामने वाले पक्षकार को 30 दिन पहले देनी होगी और उसे उचित टाइम देना होगा कि जितने टाइम के अंतर्गत वो ऐसा जो स्पेसिफिक पर यहाँ पर प्रतिस्थापित पालन के लिए वो बता दे कि वो क्या चाहता है। यदि वो कह देता है कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो फिर तो आप प्रतिस्थापित पालन नहीं करा सकते हैं, परंतु यदि वो कहता है, वो कुछ भी नहीं कहता है, ठीक है। अब जैसे आपको किसी से पैसे प्राप्त करने हैं, ठीक है, अब आपको जिससे पैसे प्राप्त करने हैं तो उसे बताना तो पड़ेगा सामने वाले पक्षकार को, यदि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं सामने वाले दूसरे वाले व्यक्ति से ऐसा सामान लूंगा और उसके पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। तो जैसे ऐसे पैसे चाहिए है आपको तो इसे सूचना देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सूचना जिस भी पक्षकार द्वारा यहाँ पर जो विखंडन है संविदा का किया जाता है उस पक्षकार को कितने दिन पहले? 30 दिन पहले सूचना देनी होगी, लिखित में सूचना देनी होगी और बताना होगा कि यदि आप पालन नहीं कराएंगे इसका तो मैं इसका प्रतिस्थापित पालन करा लूंगा, मतलब अन्य जगह से इसका पालन करा लूंगा इस संविदा का। अब जो व्यथित पक्षकार है वो ऐसा जो सूचना है वो देता है, परंतु सामने वाला पक्षकार क्या है? असफल रहता है। असफल रहता है और वो उस पर कोई उत्तर नहीं देता है, तो फिर यहाँ पर जो प्रतिस्थापित पालन है वो यहाँ पर करा सकता है पीड़ित पक्षकार। अब परंतु इसमें ये बात बताई गई है कि यहाँ पर परंतु वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित है उपधारा 1 के अधीन व्ययों और खर्चों वसूल करने का हकदार तब तक नहीं होता जब तक उसने तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन ना करा लिया हो। इसमें ये बात बताई गई है कि अब जो व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, वो कब तक ऐसी संविदा का जो पालन है उस प्रतिस्थापित पालन में जो पैसा है व्यय खर्चों को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। तो उसको यहाँ पर ये बताया गया था, उपधारा 1 में बताया गया था कि जो पीड़ित पक्षकार है
जिससे संविदा को मना किया गया है, विखंडन किया गया है, ठीक है। तो उससे जो कोई भी मना करता है तो वो यहाँ पर जो कोई मना करता है वो यहाँ पर उसका पूरा व्यय वगैरह चुकाने के लिए यहाँ पर लाइबिलिटी रखता है। अब इसमें उसी का परंतु बताया गया उपधारा 1 का परंतु बताता है कि अब यदि ऐसे व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति ने, जो पीड़ित पक्षकार है, ठीक है, पीड़ित पक्षकार को यदि किसी भी प्रकार का, सीधी सी बात याद रखिए, पीड़ित पक्षकार को यदि किसी प्रकार का हानि नहीं हुआ है तो ऐसी ना होने की दशा में वो किसी व्यक्ति से ऐसा जो व्यय है वो प्राप्त नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैरिज हॉल बुक किया था, ए ने कहा था बी से कि मुझे ये जेड नाम का कोई मैरिज हॉल चाहिए, ठीक है। अब मैरिज हॉल के लिए यहाँ पर बात हुई थी। अब जो क्या होता है कि यहाँ पर बी से कहा था कि मुझे मैरिज हॉल चाहिए, मैं आपको कितना, नहीं हम पहले वाला ही उदाहरण रखेंगे, जैसे चाय वाला था कि ए ने कहा था कि मुझे आप क्या कर देना, मैं आपको 500 पैकेट कितने चाय दूंगा और आप क्या करेंगे, आप मुझे बी से कहा था कि आप मुझे कितना हज़ार देंगे, 50,000 रुपये देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यदि जो बी है, बी यहाँ पर पीड़ित पक्षकार था, उसे चाय नहीं मिली थी। अब जो बी है उसको चाय नहीं मिली थी तो उसे यदि कोई नुकसान होता है, ठीक है, उसको यदि 500 जो पैकेट हैं वो चाय कितने की, 50,000 में पहले उसने बात की थी, उसको 1,00,000 में मिलता है, 70,000 में मिलता है, मतलब जो अमाउंट रखा था उससे ज़्यादा में मिलता है। तो यहाँ पर बी को क्या है, लॉस होता है, तो उस लॉस को वो प्राप्त कर सकता है ए से, परंतु वह कब प्राप्त नहीं कर सकता है कि जब उसे कोई ऐसा लॉस ना हुआ हो। जैसे कहने की बात, बी को यहाँ पर नुकसान हुआ था तो बी ए के पास गया और उसने कहा था कि यदि आप इसका प्रतिस्थापित पालन, यदि आप इसका पेमेंट कर देंगे तो ठीक है, यदि नहीं करेंगे तो मैं इसका प्रतिस्थापित पालन करा लूँगा, ठीक है, मैं किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करूँगा और उसका जो लॉस है वो आपको देना पड़ेगा। अब उसने सूचना दी थी ए को सूचना दी, 30 दिन पहले सूचना दी कि अगर आपने ऐसा जो पालन है वो संविदा का पालन नहीं किया तो यहाँ प्रतिस्थापित पालन में प्राप्त करूँगा। ए को सूचना मिलने के बाद वो क्या करता है, कैसे भी अरेंज करके वो उसके 500 जो पैकेट हैं चाय के वो दे देता है बी को। अब 500 पैकेट उसको बी को चाय को मिल गए हैं तो यहाँ पर उसको तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। अब जब नुकसान नहीं हुआ है तो उसकी भरपाई क्यों करेगा, तो यहाँ पर यही है कि यदि ए के द्वारा बी को कोई नुकसान होता है तो यहाँ पर भरपाई करनी होगी, यदि कोई नुकसान नहीं होता है तो यहाँ पर कोई भरपाई नहीं करनी होगी। अब इसका अगला पॉइंट हम जो है वो देखते हैं। अगला पॉइंट बताता है कि जहाँ संविदा के भंग से पीड़ित पक्षकार ने उपधारा 1 के अधीन नोटिस देने के पश्चात किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन करा लिया है, वहां वह भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा। इसमें यही बात बताई गई है कि जहां पर क्या किया है कि उपधारा 1 में उसे लॉस हुआ था, ठीक है, जिस पक्षकार को लॉस हुआ था तो उसने क्या किया है, प्रतिस्थापित पालन करा लिया है। जैसे उसने कहा था, दूसरे सेकंड वाले हमारी क्लॉज में बताया गया है कि ऐसी जो प्रतिस्थापित पालन कराना है वो तो 30 दिन के पहले ऐसी सूचना देनी होगी कि मुझे ऐसा प्रतिस्थापित पालन कराना है। अब सूचना देता है फिर भी जो सामने वाला पक्षकार है वो कोई एक्शन नहीं लेता। अब जब एक्शन नहीं लेता तो यहाँ पर जो पक्षकार है, पीड़ित पक्षकार है, वो क्या करता है, संविदा का प्रतिस्थापित पालन करा लेता है। अब जो कोई ऐसा प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लेगा वो क्या है, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी होगी कि जिस भी संविदा का प्रतिस्थापित पालन हो जाता है उसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन के कौन से 3rd पॉइंट में लिखी हुई है, ठीक है। अब 4th पॉइंट क्या बताता है कि इस धारा की कोई बात उस पक्षकार को जो संविदा के भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर का दावा करने से निवारित नहीं करेगी। अब इसमें ये बताया गया है कि इस धारा की कोई बात उस पक्षकार को जो संविदा के भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर का दावा करने से निवारित नहीं करेगी। इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी भी प्रकार का जो भंग, जिस भी पक्षकार ने यहाँ पर भंग किया है, संविदा का भंग करने वाला जो पीड़ित है, तो उस पक्षकार से जिसने यहाँ पर संविदा का भंग किया है उसका प्रतिकर का दावा करने के लिए यहाँ पर ये जो धारा है वो मना नहीं करती है। यदि उसे किसी भी प्रकार का, जो पीड़ित है उसे किसी प्रकार की संविदा का भंग हुआ है, उसके लिए यदि वह प्रतिकर का वो दावा लाना चाह सकता है कंपनसेशन के लिए, तो वो यहाँ पर कंपनसेशन के लिए वाद ला सकता है। फिर से देखते हैं सेक्शन 19 हमारा 20 जो है वो क्या बात करता है। सेक्शन 20 संविदा का प्रतिस्थापित पालन की बात करता है। संविदा का प्रतिस्थापित पालन हमने देख ही लिया है। फर्स्ट पॉइंट बताता है कि
82 मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो पक्षकार है, अब जिस पक्षकार ने यहाँ पर, दो पक्षकारों ने यहाँ पर क्या किया था, संविदा की थी, तो एक पक्षकार की जो संविदा है उसने विखंडन कर दिया है, ठीक है। इससे क्या हुआ है, बी को यहाँ पर लॉस हो गया है। तो अब जो पीड़ित पक्षकार है वो क्या कहेगा, ऐसा जो संविदा है उसका जो प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर सकता है। प्रतिस्थापित पालन किससे प्राप्त कर सकता है, या तो स्वयं के अभिकरण द्वारा प्राप्त कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित पालन का ऐसे भंग, ठीक है, या फिर किससे प्राप्त कर सकता है, या फिर अन्य व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर सकता है। अब जो प्रतिस्थापित पालन है, मतलब इस जो संविदा भंग की है ए के द्वारा, यहाँ पर चाय की बात हम लेके चल रहे थे, तो चाय यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है ए के द्वारा, चाय की ज़रूरत बी को है, तो वो क्या करेगा, या तो अपना उसका कोई अभिकर्ता है तो उससे वो उस चाय ले लेगा, 500 पैकेट चाय की बात हुई थी, या फिर कोई अन्य व्यक्ति है उससे वो चाय ले लेगा। अब जो उसने किसी अन्य व्यक्ति से चाय ली है, तो यहाँ पर उसे महंगी दाम में चाय खरीदी है, यहाँ पर उसे सस्ते दाम में मिलनी थी, तो यदि उसे महंगी दाम में उसने चाय खरीदी है, तो जितना उसे महंगा मिला है, ठीक है, तो उतना पैसा ए से यहाँ पर लिया जा सकता है। यही बात की गई है कि जिस भी पक्षकार ने यहाँ पर संविदा का भंग किया है उसके द्वारा सामने वाले पक्षकार को किसी प्रकार की हानि हुई है, तो उस हानि की क्षति की पूर्ति यहाँ पर उस पक्षकार द्वारा करनी होगी जिसने ऐसी संविदा का भंग किया है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि यदि ऐसी संविदा का प्रतिस्थापित पालन प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको 30 दिन के पहले, जो व्यक्ति है पीड़ित पक्षकार है वो क्या करेगा, 30 दिन के पहले ऐसी सूचना देगा और उसको एक टाइम देगा, उचित टाइम देगा कि इतने टाइम के अंतर्गत आप संविदा का जो पालन है वो कर दो। यदि आप पालन नहीं करते हैं, मतलब मैंने आपसे 500 जो पैकेट हैं चाय के मंगाए थे आप दे दीजिए, नहीं मंगाते हैं तो मैं दूसरे पक्षकार से, अन्य व्यक्ति से ऐसा जो पैसा है वो प्राप्त कर लूँगा, ऐसी जो चाय है वो प्राप्त कर लूँगा, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा पैसा देना होगा वो आप देंगे, ठीक है। अब ऐसी जो, क्योंकि यदि प्रतिस्थापित पालन अन्य व्यक्ति से प्राप्त करना है तो उसके लिए यहाँ पर उस पक्षकार को जिससे ऐसा प्राप्त पैसा करना है तो उसको यहाँ पर सूचना देना जरूरी हो जाता है। अब जो परंतु है वो परंतु ये बात कराता है कि अब जो पीड़ित पक्षकार है उसे किसी भी प्रकार की जो हानि है वो नहीं हुई है। अब जब उसे हानि नहीं हुई है तो उसका जो व्यय है वो नहीं दिया जाएगा प्रतिस्थापित पालन में। यदि उसने क्या किया था कि 500 जो पैकेट चाय की बात की गई थी ए के द्वारा नहीं दिया गया था, और जैसे ही बी ने यहाँ पर नोटिस दिया कि 30 दिन के अंतर्गत आप मुझे चाय जो है वो दे दो, अगर आप चाय के पैकेट नहीं देंगे तो मैं अन्य व्यक्ति से प्राप्त कर लूँगा। अब जैसे उसने नोटिस दिया, कुछ टाइम बता दिया, लिमिट टाइम बता दिया कि इतने टाइम के अंतर्गत क्या है आप मुझे पैसे जो चाय है वो दे देना पैकेट। अब जब वो पैकेट मंगाता है तो वो क्या करता है, जैसे ही नोटिस प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, ठीक है, जिसने संविदा का भंग किया था, जैसे ही उसे नोटिस प्राप्त होता था तो उस नोटिस के प्राप्त होने के बाद, जैसे ही उसे नोटिस प्राप्त हो जाता है तो नोटिस प्राप्ति के बाद वो क्या करता है, 500 पैकेट जो चाय के हैं वो प्रोवाइड करा देता है। अब जैसे ही उसने चाय के पैकेट यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं तो यहाँ पर सामने वाले पक्षकार को यहाँ पर किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। अब जब हानि नहीं हुई है तो उसका जो खर्चा है वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है कि अब जैसे ही, अब जो भी व्यक्ति संविदा का प्रतिस्थापित पालन करा लेगा, ठीक है, मतलब अन्य व्यक्ति से आपने वो चीज़ प्राप्त कर ली है जो आपको सामने वाले पक्षकार से जिससे संविदा की थी उससे नहीं मिला है, तो आपने अन्य व्यक्ति से ऐसा प्राप्त कर लिया है। तो जब आपने अन्य व्यक्ति से ऐसा प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया है तो आपको विनिर्दिष्ट पालन के लिए यहाँ पर बात नहीं लाना होगा, उसके बाद लाने से यहाँ पर मना करती है। मतलब ऐसा है कि जैसे ए एग्जाम्पल देखते हैं कि ए ने यहाँ पर कहा बी से, ठीक है, ए ने बी से कहा कि आप मुझे 500 जो पैकेट हैं, बी ने, हम बी की बात लेके चल रहे थे कि बी जो है, बी कहता है कि 500 पैकेट जो हैं वो चाय के दे दीजिए, ठीक है। अब बी ने यहाँ पर ए से कहा था कि चाय के पैकेट दे दीजिए। अब यहाँ पर ए जो है वो चाय नहीं दे पाया तो उसने क्या किया है, उसने सी से यहाँ पर जो चाय के पैकेट हैं वो बी को दे दिए। अब बी ने अगर सी से पैकेट प्राप्त कर लिए तो अब वो इसके लिए बात नहीं ला सकता कि कोर्ट में जाए कि ए ने मुझे 500 पैकेट जो चाय हैं वो नहीं दिए हैं। तो अब जब तुमने तीसरे पक्षकार से प्राप्त कर लिए जो चीज़ तुम्हें चाहिए थी, तो अब तुम यहाँ पर वाद लाने के अधिकारी नहीं होगे। इसमें यही बात बताई गई है। अब अगला पॉइंट बताता है, जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बताता है कि अब
जो कोई भी व्यक्ति हमने जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमने यही देख लिया है कि जो भी व्यक्ति रहता है वो यदि संविदा का प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लेगा तो वो विनिर्दिष्ट पालन के लिए यहाँ पर वाद नहीं ला सकता है। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये बताता है कि यदि कोई पीड़ित है, जिस भी व्यक्ति की सामने वाले पक्षकार ने यहाँ पर संविदा का भंग किया था, तो जिससे भंग की थी संविदा वो पीड़ित हुआ। अब पीड़ित पक्षकार है तो वो यहाँ पर प्रतिकर का वाद ला सकता है, उसको प्रतिकर के लिए यहाँ पर वाद लाने से इनकार नहीं करती है। सेक्शन 20A देखेंगे तो अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए यहाँ पर विशेष उपबंध के बारे में बात बताई गई है। तो ये 2018 के अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, पहली बात तो हमें ये याद रखना है। तो 20A में बताया गया है अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, कौन कौन से विशेष उपबंध किए गए हैं अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए। इस अधिनियम के अधीन किसी वाद में अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा में न्यायालय द्वारा कोई भी व्यादेश वहां मंजूर नहीं किया जाएगा जहां व्यादेश की मंजूरी से ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में कोई अड़चन आती है हो या विलंब होता हो। यहाँ पर स्पष्टतया मना कर दिया गया है कि जहाँ अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा में यदि अवसंरचना परियोजना से संबंधित कोई संविदा है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता, व्यादेश नहीं दिया जा सकता जिसकी वजह से ऐसा जो काम है उसकी प्रगति में अड़चन आती हो या विलम्ब आता हो। ठीक है, अवसंरचना परियोजना की प्रगति में या तो पूरा होने में, अवसंरचना परियोजना जो है उसको जो पूरा होने में किसी भी प्रकार की या तो अड़चन आती है या विलम्ब होता है तो ऐसे में उसमें जो व्यादेश है वो नहीं दिया जा सकता। स्पष्टीकरण बताता है कि इस धारा 20B और धारा 41 के खंड जी और ए मतलब जी और का के प्रयोजन के लिए अवसंरचना परियोजना पद से अनुसूची में विनिर्दिष्ट परियोजना और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत हैं। स्पष्टीकरण बताता है कि जो धारा 20 खा है और 41 के खंड जा और का के प्रयोजन के लिए, मतलब इसमें जो भी अवसंरचना परियोजना पद यूज किया गया है तो अवसंरचना पद से अनुसूची में विनिर्दिष्ट परियोजना, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट परियोजना और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत है। मतलब 20B और 41 के खंड जी मतलब जा और का में जो भी अवसंरचना परियोजना पद है तो उसमें जो मतलब निकाला जाएगा तो विनिर्दिष्ट परियोजना और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत माने जाएंगे, समझे जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर दूसरा क्लॉज बताता है केंद्रीय सरकार अवसंरचना परियोजना की उभरती धारणा की आवश्यकता अत्यावश्यकता पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजना और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकती है। यदि केंद्र सरकार यदि जरूरी समझती है तो क्या कर सकती है, अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकती है। ठीक है, इसमें हमें यही बात याद रखना है। ठीक है, परियोजना की उभरती धारणा की अत्यावश्यकता पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक हो और समीचीन समझती है तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजना और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकती है। मतलब केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वह राजपत्र यदि वह आवश्यक समझती है अवसंरचना परियोजना के लिए तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजना और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधन करने की केंद्र सरकार की शक्ति है। अब हमारा जो थर्ड क्लॉज है वो क्या बताता है, थर्ड क्लॉज में बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को केंद्र सरकार द्वारा यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन की कुल अवधि के लिए रखे जाएंगे। मतलब पहली बात यहाँ पर यह बताई गई है कि इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इस अधिनियम में यदि कोई अधिसूचना जारी की गई है मतलब उसके संशोधन से संबंधित अवसंरचना परियोजना से संबंधित तो केंद्र सरकार द्वारा, अब जो केंद्र सरकार उसमें संशोधन करती है तो केंद्र सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष वह सत्र में हो, जब संसद का जो सदन है वो सत्र में हो तब उसे 30 दिन की कुल अवधि के लिए रखे जाएंगे। मतलब 30 दिन तक उसको रखा जा सकता है, जो एक सत्र या 2 या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी। ठीक है, जो एक सत्र में या 2 या अधिक सत्रों में उसको पूरा किया जा सकता है। और यदि पूर्वोक्त सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक पश्चात वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना में कोई
उपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तत्पश्चात अधिसूचना यथास्थिति ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभावी होगी। तथापि अधिसूचना के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उस अधिसूचना के अधीन पहले से ही की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें यह बात बताई गई है कि जैसे ही यदि उसमें कोई संशोधन करना है तो उसे सत्र में रखना होगा, संसद में रखना होगा, और संसद के दोनों सदन हैं वो उसमें रखना होगा, और वो भी कब, जब संसद के सदन सत्र में हो। अब इन्हें 30 दिन की अवधि के लिए वहां पर रखा जा सकता है। अब जैसे ही वहां पर रखा जाता है तो वहां पर यदि जो संसद के सदन है वो यहाँ पर सहमत हो जाते हैं ऐसे संशोधन में तो ठीक है। अगर वो असहमत हो जाते हैं, मतलब ऐसा जो संशोधन है उसको निष्प्रभावी कर दे हैं, तो उसका प्रभाव ये नहीं होगा कि पहले जो भी नियम कानून थे उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। सेक्शन 20 बताता है अवसंरचना परियोजना से संबंधित यहाँ पर विशेष जो नियम हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, पहली बात बताई गई है कि अवसंरचना परियोजना में किसी भी प्रकार की यदि कोई देरी होती है या उसकी प्रगति में किसी अवसंरचना परियोजना से संबंधित परियोजना की प्रगति में यदि किसी प्रकार की देरी होती है, विलंब होता है, अड़चन होती है, तो इस मामले में क्या है कि उसके ऊपर कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, व्यादेश पारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात बताया गया है कि जो स्पष्टीकरण बी का 20 का बी है और 41 का जा और का है, इसके प्रयोजन के लिए अवसंरचना परियोजना से अनुसूची में विनिर्दिष्ट, मतलब अवसंरचना परियोजना के लिए जो शब्द है उसका क्या मतलब होगा, तो अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट है परियोजना और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत समझे जाएंगे। मतलब अनुसूची में विनिर्दिष्ट परियोजना और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत हैं। ठीक है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है, जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि अवसंरचना परियोजना से संबंधित उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो ऐसे संशोधन कौन कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकता है। कैसे कर सकता है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मतलब राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकते हैं। मतलब यदि अवसंरचना परियोजना से संबंधित अनुसूची है उसमें संशोधन करना है तो केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार कैसे कर सकती है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है। अब ऐसी कोई संशोधन करना है तो तीसरा पॉइंट बताता है कि उसे क्या किया जाएगा, जो केंद्र सरकार है उसे संसद के सदन में रखेगी, दोनों सदन में रखेगी, और तब रखेगी जब सदन क्या होंगे, सत्र में होंगे। ठीक है, और 30 दिन की कुल अवधि के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि 30 दिन की अवधि के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। अब संसद के दोनों सदन या तो सहमत हो जाते हैं तो बात आगे बढ़ जाएगी, यदि वो असहमत हो जाते हैं तो बैक हो जाएंगे, और मतलब उसका जो प्रभाव है, जिस बात के लिए यहाँ पर संशोधन किए जाने हैं उसमें यदि जो है असहमत हो जाते हैं संसद के सदस्य भी, ठीक है, तो उसका प्रभाव नहीं होगा। मतलब उसका जो पहले जो भी अनुसूची में लिखा था उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगी। तो हमारा 20A हो गया। अब हम क्या देखेंगे, 20 का बी देखेंगे। 20B में बताए गए हैं विशेष प्रकार के न्यायालय में स्पेशल कोर्ट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। 20B बताता है राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सिविल न्यायालय को अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविधाओं की बाबत अधिकारिता के प्रयोग के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर और इस अधिनियम के अधीन बात की विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेगी। इसमें यह बताया गया है कि अवसंरचना परियोजना जो है उसके लिए यदि जो न्यायालय है, न्यायालय गठित किए जाएंगे तो उसमें जो भी न्यायालय है वो कैसे गठित किए जाएंगे, किसकी सहमति से किए जाएंगे, तो राज्य सरकार। पहली बात तो ये याद रखना है कि जो राज्य सरकार है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, पहली बात राज्य सरकार। दूसरी बात, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सिविल न्यायालयों की अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविधाओं की बाबत अधिकारिता के प्रयोग के क्षेत्र में स्थानीय सीमाओं के भीतर और इस अधिनियम के अधीन बात का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेंगे। पहली बात हम ये देखेंगे, जो 20B है, 20B में बताया गया है विशेष प्रकार के न्यायालय के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब विशेष प्रकार के न्यायालय क्या है, तो इसमें बताया गया है
कि अब अवसंरचना परियोजना से संबंधित यदि न्यायालय की स्थापना करनी है तो कैसे होगी। पहली बात इसमें यह है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेगा। पहली बात ये है। अब उच्च न्यायालय के फिर से देखते हैं इसमें क्या बताया गया है कि यदि विशेष न्यायालय की जो अवसंरचना परियोजना है, इनके लिए क्या है, विशेष प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। अब जो न्यायालय है उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, तो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार कैसे करेगा, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से जो परामर्श है वो लेगा। ठीक है। अब तीसरी बात बताई गई है तो कैसे करी जाएगी, तो अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सिविल न्यायालयों को अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविधाओं की बाबत, मतलब सिविल न्यायालय की कितने सिविल न्यायालय की यहाँ पर जो है वो नियुक्ति है वो कर सकते हैं, तो कितने, एक या अधिक जो है सिविल न्यायालय हैं उनकी यहाँ पर सिविल न्यायालय की जो अधिकारता है वो दी जाएगी। स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत एक या अधिक जो विशेष न्यायालय हैं उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा, तीसरा पॉइंट, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सिविल न्यायालयों को अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविधाओं की बाबत अधिकारता के प्रयोग के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर और इस अधिनियम के अधीन बात का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिनियुक्त करेगी। मतलब विशेष न्यायालय के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, तो राज्य सरकार करेगी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से करेगी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी प्रकाशित करके, और एक या अधिक सिविल न्यायालय को यहाँ पर अवसंरचना परियोजना के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया जा सकता है। ठीक है। तो 20B हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 20 जो C है वो देखेंगे। 20C बताया गया है वादों का शीघ्र निपटारा। अब जो अवसंरचना परियोजना से संबंधित जो मामले होंगे, जो वाद होंगे, उनका कैसे निपटारा किया जाएगा, तो शीघ्र निपटारा किया जाएगा। अब 20 जो B है, 20B में देखा है कि जो सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी, जो भी विशेष न्यायालय होंगे उनको किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, तो सिविल न्यायालय की। ठीक है। एक या अधिक सिविल न्यायालय की यहाँ पर रचना हो सकती है और वो कौन कहलाएंगे, तो वो विशेष न्यायालय समझे जाएंगे। अब 20C है वो ये बताता है कि जो वाद है उनका शीघ्र निपटारा किया जाएगा। तो जो अवसंरचना परियोजना से संबंधित वाद होंगे वो, पहली बात तो यहाँ पर हमें यही याद रखना है कि 12 मास की अवधि के भीतर यहाँ पर उनका निपटारा किया जाएगा। और दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि यदि, परंतु ये बताता है कि यदि किसी कारण है, कोई कारण है जिस वजह से उसको बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसको 6 मास की अवधि के लिए यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब पढ़ के देखते हैं कि 1908 का 5वें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए किसी बात का निपटारा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन की तामील से 12 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। मतलब जैसे ही प्रतिवादी को तामील हो चुका है, समन है, प्रतिवादी को तामील हो चुका है, तो समन की तामील से 12 मास की अवधि के भीतर 1908 के, देखो पहली बात हमें ये देखना है कि जो CPC है 1908 के ऊपर किसी भी बात के होते हुए भी, मतलब CPC में कुछ भी बात लिखी हो उसके होते हुए भी, मतलब CPC और इसमें यदि प्रभावी होगा तो कौन प्रभावी होगा, ये प्रभावी होगा। ठीक है। पहली बात हमने ये याद रखी। CPC में किसी बात के होते हुए भी प्रतिवादी को, ठीक है, अवसंरचना परियोजना से संबंधित जैसे ही प्रतिवादी के पास समन जाता है तो समन प्राप्ति से, ठीक है, समन की तामीली से, सॉरी प्राप्ति नहीं है, तामीली है, समन तामीली से जैसे ही तामील हो जाता है तो 12 मास की अवधि के भीतर, मतलब 1 साल के भीतर ऐसा जो मामला है वो निपट जाएगा। ठीक है। परंतु यदि कोई अलग कारण है, परंतु उक्त अवधि के न्यायालय द्वारा ऐसी अवधि को बढ़ाने के लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात कुल मिलाकर 6 मास से अधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। मतलब ये बात बताई गई है कि यदि अभी फिर भी जो है बात का निपटारा नहीं हुआ है अवसंरचना परियोजना से संबंधित, तो जो न्यायालय है कारण को लिखित करके 6 माह तक का टाइम और बढ़ा सकता है। तो हमने देखा है कि 20 ये बताता है कि अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध की यहाँ पर बात की गई है। यदि अवसंरचना परियोजना से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का जो प्रगति है उसमें किसी भी प्रकार की जो बाधा आती है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का इंजंक्शन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार का व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा। और जो अवसंरचना परियोजना है तो जो 20B है स्पष्टीकरण बताता है, 20B 41 का जी जा और का है, इसके लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट परियोजना और उप संरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत है। और तीसरी बात, दूसरा जो क्लॉज है वो ये बताता है कि जो केंद्र सरकार है अवसंरचना परियोजना में
ठीक है। यदि अवसंरचना परियोजना की उभरती धारणा की अत्यावश्यकता, मतलब यदि किसी भी प्रकार का यदि संशोधन करना है तो कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार करेगी। तो केंद्र सरकार कैसे करेगी, तो तीसरा पॉइंट बताता है कि उससे क्या है, केंद्र सरकार संसद के दोनों सदन में पेश करेगी। दोनों सदन में कब पेश करेगी, जब जब दोनों सदन क्या है, सत्र में होंगे। 30 दिन की अवधि के लिए उसे वहां पर रखा जाएगा। और यदि सहमत हो जाते हैं संसद के सदस्य तो ठीक है, यदि सहमत नहीं होते हैं तो उसका जो सहमत नहीं होते हैं तो उसकी पहली वाली चीज़ों पर, पहले के नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमने 20 का जो ए था वो देख लिया। अब जो 20B है, वो 20B बताता है कि विशेष न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी अवसंरचना परियोजना के लिए। तो राज्य सरकार करेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके करेगा और राजपत्र में प्रकाशित करके करेगा। ठीक है, और एक या अधिक सिविल न्यायालय की यहाँ पर व्यवस्था की जा सकती है। और जिन्हें विशेष न्यायालय, मतलब एक या अधिक सिविल न्यायालय जो है उनको अधिकारिता क्षेत्र में क्या है, विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया जा सकता है। अब जो 20C है वो ये बताता है कि वादों का जो है शीघ्र निपटारा किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो वादों का शीघ्र निपटारा कितने दिन के अंतर्गत होगा, तो CPC के ऊपर किसी भी बात के होते हुए, CPC में कुछ भी लिखा हो उस पर ये प्रभावी होगा। समन की तामील से, जैसे ही समन की तामील हो जाती है तो 12 माह के अंतर्गत, मतलब 1 साल में जो है अवसंरचना परियोजना से संबंधित जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा किया जाएगा। यदि कोई कारण न्यायालय जो है लेखबद्ध करता है तो ऐसे कारण के साथ उसे 6 माह और मिल सकते हैं, मतलब ऐसे टाइम को 6 माह और बढ़ाया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर क्या है, 12 माह, 6 माह प्लस कर दें तो 6 माह एक्स्ट्रा मिलेंगे, 12 माह पहले हमें मिलने ही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा जो है वो कंप्लीट होता है अवसंरचना परियोजना से संबंधित। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, और यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। सेक्शन 21 देख रहे हैं। सेक्शन 21 में बताया गया है कि कतिपय दशाओं में प्रतिकर अधिनिर्णित करने की शक्ति, वो कौन सी सिचुएशन होंगी, वो कौन सी दशाएं होंगी जिनमें जो वादी है प्रतिकर को मंगा सकता है प्रतिवादी से। ठीक है, तो यहाँ पर वो कंडीशन बताई गई हैं कि जिस सिचुएशन पर क्या मंगाया जा सकता है, प्रतिकर को भी मंगाया जा सकता है। तो किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के बाद में वादी ऐसे पालन के या तो अतिरिक्त या स्थान पर उसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकेगा। इसमें यह बताया गया है जो वादी है, यदि किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, विनिर्दिष्ट पालन में के बाद में वादी ऐसे पालन की या तो अतिरिक्त या स्थान पर उसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकता है। मतलब जो भी पक्षकार ऐसी संविदा को भंग करता है तो उस पक्षकार से जो वादी है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, प्रतिकर को भी मंगा सकता है, कंपनसेशन भी मंगा सकता है, और जो कंपनसेशन क्या होगा, अतिरिक्त होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। जो कंपनसेशन क्या होगा, अतिरिक्त होगा, उस संविदा के जो भंग किया है उसके पालन के लिए यहाँ पर प्रतिकर अधिनिर्णित किया जा सकता है, मतलब कंपनसेशन भी लिया जा सकता है। मतलब विनिर्दिष्ट पालन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कराया ही जाएगा, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ इसमें ये भी बताया गया है कि जो वादी है, वादी प्रतिकर भी मंगा सकता है। ठीक है, अब सेकेंड क्लॉज क्या कहता है, अब जो दूसरा क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि किसी ऐसी बात में न्यायालय यह विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन तो अनुदत्त नहीं किया जाना चाहिए, किंतु पक्षकार के बीच ऐसी संविदा है जो प्रतिवादी द्वारा भंग की गई है और वादी उस भंग के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है, तो वह उसे तदनुसार वैसा प्रतिकर दिलाएगा। इसमें सेकंड क्लॉज बताता है कि जहाँ की न्यायालय को लगता है कि ऐसे जो वाद आया है मेरे पास, इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, मतलब विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाना चाहिए, परंतु उसे ये लगता है कि इसमें प्रतिकर जो है वो दिलाना चाहिए, जो वादी है उसको प्रतिकर दिलाना चाहिए। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है तो जिस भी पक्षकार द्वारा उसका भंग किया गया है संविदा का, तो उस पक्षकार से वो यहाँ पर क्या करा देगा, जो प्रतिकर है वो न्यायालय दूसरे पक्षकार को, जो पीड़ित पक्षकार है, जो वादी है, वही उसी को यहाँ पर क्या है, प्रतिकर दिला देगा। कैसी कंडीशन में, यदि न्यायालय को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराना चाहिए तो वो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराएगा, और उसे लगता है कि प्रतिकर दिलाना चाहिए तो यहाँ पर वो प्रतिकर दिला देगा। अब थर्ड क्लॉज क्या बताता है कि थर्ड क्लॉज में बताया गया है कि यदि किसी ऐसे बात में न्यायालय यह विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन तो अनुदत्त किया जाना चाहिए, किंतु उस मामले में न्याय की तुष्टि के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है और संविदा के भंग के लिए वादी को कुछ प्रतिकर भी दिया जाना चाहिए, तो वो तदनुसार उसको ऐसा प्रतिकर दिलाएगा।
अब थर्ड क्लॉज क्या कहता है? थर्ड क्लॉज में बात की गई है कि यहाँ पर न्यायालय को लग रहा था कि जो विनिर्दिष्ट पालन है वो नहीं कराना चाहिए, और यहाँ पर क्या लगता है कि विनिर्दिष्ट पालन कराना चाहिए। अब यहाँ पर न्यायालय को ये भी लगता है कि विनिर्दिष्ट पालन तो कराया जाना चाहिए, परंतु सिर्फ विनिर्दिष्ट पालन ही मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही पर्याप्त नहीं है न्याय के उद्देश्य के लिए। किसके लिए? न्याय के उद्देश्य के लिए। तो वह उसमें प्रतिकर भी दिला सकता है यदि उसे लगता है तो। ठीक है। अगला पॉइंट बताता है कि इस धारा के अधीन अधिनिर्णित किसी प्रतिकर की रकम के अवधारण में न्यायालय भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों का मार्गदर्शित होगा। इसमें ये बताया गया है, फोर्थ जो क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि न्यायालय इस धारा के अधीन मतलब सेक्शन 21 के अधीन यदि वह विनिर्दिष्ट पालन कराएगा, यदि वह प्रतिकर दिलाएगा न्यायालय पक्षकार को, तो कौन सी बातों को ध्यान में रखेगा? तो भारतीय संविदा अधिनियम मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 73 के उपबंधों को ध्यान में रखा जाएगा। उसी के तहत यहाँ पर क्या दिया जाएगा? कंपनसेशन दिलाया जाएगा। सेक्शन 73 में मोटा मोटा ये बताया गया है, जो भी उन पक्षकारों में डिसाइड हो गया है कि यदि जो ऐसा स्पेसिफिक मतलब यदि संविदा ऐसी पालन नहीं की गई तो इतना जो है तुम्हें प्रतिकर देना पड़ेगा। इन दोनों पक्षकारों द्वारा संविदा के ऐसा डिसाइड हो गया है, तो जो डिसाइड हो गया उतने तक का यहाँ पर न्यायालय जो है प्रतिकर दिला देता है। अब जहाँ पर न्यायालय को नहीं है पता, मतलब इसमें यही बताया गया है कि 73 के उपबंधों को ध्यान में रखा जाएगा। मोटा मोटा बस इतना याद रखना है कि उसमें किसी न किसी प्रकार से लोगों को, उन पक्षकारों को पता चल जाता है, उन दोनों में डिसाइड हो जाता है कि यदि संविदा का पालन ना किया जाएगा तो इतना जो है प्रतिकर दिया जाएगा, दिलवाया जाएगा, तो उतना ही न्यायालय यहाँ पर प्रतिकर दिला देता है। अब सेक्शन 73 को हम कॉन्ट्रैक्ट में ही देखेंगे और इसमें इतना ही हम याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा है फिलहाल तो। और सेक्शन 5 क्या जो क्लॉज 5 है वो ये बात बताता है, इस धारा के अधीन कोई प्रतिकर नहीं दिलाया जाएगा जब तक कि वादी ने अपने बात पत्र में ऐसे प्रतिकर का दावा ना किया हो। अब सिविल मामले में कंपनसेशन के लिए एक जो कोटेशन है वो काम करता है कि जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। एज इट इज़ यदि किसी व्यक्ति को कंपनसेशन चाहिए है तो उसे मंगाना होगा न्यायालय से कि मुझे क्षति हुई है तो मुझे कंपनसेशन दिलाया जाए। मतलब ये है, इसमें जो 5th क्लॉज है वो यही बताता है कि जो वादी है वो न्यायालय में वाद पत्र में बताएगा कि मुझे ऐसा कंपनसेशन दिलाया जाए, तभी न्यायालय यहाँ पर जो है उसे कंपनसेशन दिलाएगा, अन्यथा नहीं। इसमें परंतु बात बताया है कि परंतु जहाँ वाद पत्र में वादी ने किसी ऐसी प्रतिकर का दावा ना किया हो, वहाँ न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में वादी को वाद पत्र में ऐसी प्रतिकर का दावा अंतर्गत करने के लिए संशोधित करने की अनुज्ञा ऐसे निबंधनों पर देगा जैसा न्याय संगत हो। इसमें ये बताया कि जैसे वादी है, अब वादी ने पहले नहीं बताया है कि मुझे प्रतिकर चाहिए है कंपनसेशन की, उसने कोई वाद पत्र में बात ही नहीं की। अब जब उसने वाद पत्र में बात नहीं की तो इसमें बताया गया है जो परंतु है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि जो वाद पत्र है, ठीक है, वाद पत्र में यदि वादी ने कंपनसेशन के लिए जिक्र नहीं किया है तो क्या उसे बाद में मिलेगा? तो इसमें उसी का आंसर देता है ये परंतु, बताता है कि यदि जो न्यायालय है, न्यायालय में किसी भी प्रक्रम पर वादी कहता है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए है तो सिर्फ इसी मामले में सुधार हो सकता है, संशोधन हो सकता है और प्रतिकर का मांग जो है वो वादी कर सकता है। मतलब वाद पत्र में सिर्फ एक ही आधार पर सुधार किया जा सकता है, वो भी काय के लिए? प्रतिकर मांगने के लिए, इसके अलावा कोई सुधार नहीं होगा। देखते हैं, परंतु जहाँ वाद पत्र में वादी ने ऐसे किसी प्रतिकर का दावा ना किया हो, अब जो वादी है, वादी ने जो है प्रतिकर की दावा नहीं किया, उसने प्रतिकर नहीं मंगाया, वहाँ न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रकरण में वादी को वाद पत्र में ऐसे प्रतिकर का दावा अंतर्गत करने के लिए संशोधित करने की अनुज्ञा ऐसे निबंधनों पर देगा जैसा न्याय संगत हो। मतलब न्यायालय कोई शर्तें बताएगा कि इन शर्तों के अधीन तुम वाद पत्र में संशोधन कर सकते हो, ठीक है। अब स्पष्टीकरण बताता है, यह परिस्थिति की संविदा विनिर्दिष्ट पालन से अयोग्य हो गई है, न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से प्रभावित नहीं करेगी। इसमें यह बताया गया है कि जो परिस्थिति है, यह परिस्थिति की संविदा जो है विनिर्दिष्ट पालन के अयोग्य हो गई है, जो संविदा है उसका जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, तो न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से प्रभावित नहीं करेगी। मतलब यह है कि यदि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं भी कराया जा सकता तब भी न्यायालय जो है प्रतिकर दे सकता है इस धारा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 21 कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 21 कहता है, किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के बाद में वादी ऐसे पालन के या तो अतिरिक्त या स्थान पर उसके भंग के लिए प्रतिकर का दावा कर सकता है।
पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि जैसे ही संविदा का भंग हो जाता है तो संविदा के भंग में जो न्यायालय है वो क्या कर सकता है, विनिर्दिष्ट पालन तो करा ही सकता है, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की अतिरिक्त बात यहाँ पर यूज हुई है, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो न्यायालय कराएगा ही, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ उसे प्रतिकर भी दिलाएगा। अब दूसरा बात बताता है, दूसरे क्लॉज में बताया गया है, जहाँ न्यायालय को लगता है कि ऐसा जो विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो नहीं कराया जाना चाहिए परंतु प्रतिकर दिया जाना चाहिए, प्रतिवादी द्वारा भंग की गई है जो संविदा, तो ऐसे में न्यायालय वहां पर प्रतिकर दिलाएगा। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है कि न्यायालय को ये तो लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो करानी चाहिए संविदा में, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा देता है, परंतु उसे ये भी लगता है कि सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना ही सफिशियंट नहीं होगा न्याय के उद्देश्य के लिए, इसके साथ साथ प्रतिकर देना चाहिए, तो भी यहाँ पर वो प्रतिकर दिला सकता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो भी प्रतिकर दिया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 73 के उपबंधों को ध्यान में रख के दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट बताता है कि जहाँ पर वाद पत्र में यदि किसी वादी को क्या चाहिए है, यदि किसी वादी को प्रतिकर चाहिए है तो उसे वाद पत्र में ये बात लिखनी होगी कि मुझे प्रतिकर चाहिए है, मतलब वाद पत्र में इस बात का जिक्र करेगा। इसका परंतु बताता है कि अब यदि जो वादी है वो लिखना भूल जाता है वाद पत्र में, ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए है, जो है प्रतिकर चाहिए है, कंपनसेशन चाहिए है, तो ऐसा लिखना भूल जाता है तो वह वाद पत्र में संशोधन कर सकता है। न्यायालय के किसी भी प्रकरण पर ऐसा संशोधन जो है किया जा सकता है, ठीक है, वाद पत्र में संशोधन किया जा सकता है प्रतिकर मांगने के लिए। स्पष्टीकरण बताता है कि यह परिस्थिति संविदा विनिर्दिष्ट पालन के योग्य, मतलब यदि किसी संविदा का जो विनिर्दिष्ट पालन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, वो नहीं किया जा सकता है, तब भी न्यायालय इस धारा के अंतर्गत क्या है, कंपनसेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन 21 है वो कंप्लीट हुआ। तो हम सेक्शन 22 देखेंगे। सेक्शन 22 में बताया गया है कि कब्जे, विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदाय इत्यादि के लिए अनुतोष के अनुदान की शक्ति। इसमें कोर्ट को कुछ पावर दी गई हैं, न्यायालय को कुछ शक्तियां दी गई हैं कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ों को दे सकता है, और जो व्यक्ति है, वादी है, वो मतलब विनिर्दिष्ट पालन है उसके साथ साथ और क्या क्या जो कोर्ट से है वो मंगा सकता है। तो पहला क्लॉज बताता है कि सीपीसी में कुछ भी लिखा हो, सीपीसी 1908 में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए, मतलब सीपीसी में कुछ भी लिखा हो, स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा की है। पहली बात हमें ये याद रखना है कि स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा की है। संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का बाद लाने का कोई व्यक्ति समुचित मामले में, मतलब इसमें फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि स्थावर संपत्ति से कोई रिलेटेड कोई वाद था तो स्थावर संपत्ति पर ही ये जो सेक्शन है वो काम करता है, पहले हमें ये याद रखना है। ठीक है, सीपीसी में किसी भी बात की होती है। अब स्थावर संपत्ति के लिए कोई संविदा की थी, उसमें जो है संविदा का किसी ने भंग किया है, कोई क्या है उसका जो है परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो इस कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ और जो व्यक्ति है वो क्या क्या मंगा सकता है। तो इसमें ये बात बताई गई है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने क्या कहा था कि 20 लाख रुपए देना, मैं तुम्हें ये घर दे दूंगा बी से। अब जो बी है, बी यहाँ पर पैसे देने के लिए तैयार है, परंतु उसे जो ए है वो यहाँ पर क्या है, घर नहीं दे रहा है। घर क्या है, स्थावर संपत्ति की बात करता है। ठीक है, अब जो ए है वो यहाँ पर घर नहीं दे रहा है, तो पहली बात तो ये बताता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बी जो है यहाँ पर कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि मुझे ए के द्वारा जो घर देने की बात की गई थी, जो संविदा थी, उस संविदा का पालन कराया जाए। अब संविदा के पालन के साथ साथ और क्या क्या पा सकता है, तो इसमें फर्स्ट क्लॉज ये बताता है कि ऐसी पालन के अतिरिक्त संपत्ति का कब्जा या विभाजन और पृथक कब्जा मांग सकता है। अब जो बी है वो क्या कर सकता है, न्यायालय से कह सकता है कि मुझे जो संपत्ति मिलनी है, मतलब जो मकान मिलना है, उस संपत्ति पर यदि कोई अन्य व्यक्ति जैसे किराएदार रह रहे हैं तो उन लोगों को वहाँ से मतलब उस संपत्ति का कब्जा दिलाया जाए, भले ही वो वहाँ रह रहे हों या नहीं, उस संपत्ति का कब्जा किसको, बी को दिलाया जाए। या फिर जो संपत्ति उसे अलग किया जा सकता है तो उसका पार्टीशन कराया जाए, मतलब यदि आधी संपत्ति की बात हो रही थी यहाँ पर कि मैं तुम्हें आधा भाग दूंगा, तो आधा भाग है तो उसका पार्ट करा दिया जाए, न्यायालय से बी ये कह सकता है। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि पृथक करवा सकता है, पृथक कब्जा भी मंगा सकता है कि हमें इसका जो पृथक है उसका जो विभाजन है वो कर दिया जाए। तो यहाँ पर 3 चीज़ों की बात की गई है कि ऐसे पालन के साथ साथ देखते हैं। पहला क्लॉज बताता है, जो ए पॉइंट है वो ये बताता है कि ऐसे यदि स्थावर संपत्ति के विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई वाद लाता है वादी, तो उसमें वो ऐसे स्थावर संपत्ति के लिए वाद के साथ साथ क्या क्या पा सकता है। तो पहला क्लॉज बताता है
संपत्ति का कब्जा पा सकता है, विभाजन करवा सकता है, मतलब संपत्ति का ये तो कहेगा कि पार्ट कर दीजिए आप, ठीक है, कौन किसका कितना है। अब विभाजन भी करा सकता है और पृथक कब्जा भी मांग सकता है कि मेरा इसमें कितना कब्जा बनेगा, वो कब्जा भी यहाँ पर न्यायालय से मंगा सकता है। तो संपत्ति का कब्जा मंगा सकता है, विभाजन करवा सकता है उस प्रॉपर्टी का, और कब्जा पृथक कब्जा भी मांग सकता है। जो बी पॉइंट है वो ये बताता है उस दशा में जिसमें कि उसका विनिर्दिष्ट पालन का दावा नामंजूर कर दिया गया हो, कोई भी अन्य अनुतोष जिसका वह हकदार हो, जिसके अंतर्गत वह द्वारा दिए गए किसी अन्य धन का निक्षेप का प्रतिदाय भी अतः मांग सकता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझता है। इसमें यह है अग्रिम धन है, अग्रिम धन। अब ये अग्रिम धन क्या होता है, जैसे कि उसने कहा था, ए ने बी से कहा था कि तुम मुझे 20 लाख रुपए देना, बी से कहा था कि 20 लाख रुपए देना तो मैं ये तुम्हें मकान दे दूंगा। अब क्या है कि बी ने यहाँ पर कितना है, बी ने यहाँ पर कितना पैसा दे दिया है, बी ने यहाँ पर यदि 5 लाख रुपए दे दिया है एडवांस में, जो एडवांस मनी होती है उसे ही अग्रिम धन कहते हैं, ठीक है। अब जो बी है, बी ने क्या किया है कि यहाँ पर 5 लाख रुपए दे दिया है कि मुझे जो संपत्ति है वो दी जाए। अब जो ए है वो मना कर देता है, ठीक है, जिसने कहा था कि 20 लाख रुपए देना तो मैं तुम्हें संपत्ति दे दूंगा। तो बी ने यहाँ पर क्या किया था, 5 लाख रुपए दे दिया था। अब 15 लाख बचे हुए थे, 15 लाख देने पर उसे संपत्ति पूर्ण रूप से मिल जाती बी को। अब जो क्या है कि अग्रिम धन यदि बी ने दिया है किसी भी प्रकार का ए को, तो वो अग्रिम धन भी यहाँ पर मांग सकता है, मतलब जो एडवांस दिया था वो एडवांस भी वो है प्राप्त कर सकता है। अब जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है कि उपधारा 1 के खंड का या खंड खा के अधीन कोई भी अनुतोष न्यायालय द्वारा अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका विनिर्दिष्टतः दावा ना किया गया हो। मतलब इसमें ये सीधी सीधी बात बता दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कब्जा चाहिए है, विभाजन चाहिए है और पृथक जो कब्जा है वो चाहिए है, और क्या चाहिए है, जो एडवांस उसने मनी दिया था वो भी उसे चाहिए है, तो इसके लिए उसे तभी उसे ये प्रॉफिट मिलेंगे जब वो दावा में ऐसी चीज़ लिखेगा। मतलब उसे दावा में ये बताना होगा कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ, उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन ये चीज़ों का हकदार हूँ, उसे ये लिखना होगा। परंतु जहाँ की बात पत्र में वादी ने किसी ऐसे अनुतोष का दावा ना किया हो, वहाँ न्यायालय कार्यवाही के किसी प्रक्रम में वादी को बात पत्र में ऐसे अनुतोष का दावा अंतर्गत करने के लिए संशोधित करने की अनुज्ञा ऐसे निबंधनों पर देगा जैसा न्याय संगत हो। अब इसमें ये देखें कि जो वादी है, वादी भूल जाता है कि मुझे क्या क्या कब्जा चाहिए या अग्रिम धन चाहिए या क्या क्या, वो पहले नहीं मंगाता है, ठीक है। अब यदि उसे ऐसा चाहिए है तो पहली बात तो यदि उसे ये चाहिए है तो ये सेकंड क्लॉज बताता है कि उसे अपने बात पत्र में लिखना होगा, ठीक है, बात पत्र में लिखना होगा कि मुझे जो ऐसी चीज़ें हैं वो चाहिए। अब परंतु ये बताता है कि यदि जो वादी है वो लिखना भूल जाता है तो उसके लिए यहाँ पर एक सुविधा प्रोवाइड की गई है कि अब यदि वो लिखना भूल जाता है तो जब भी उसे याद आता है तो कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर वो न्यायालय से अपील कर, मतलब एक तरीके से अपेक्षा करेगा, न्यायालय से इजाज़त मांगेगा कि मुझे उस बात पत्र में सुधार कर लेने दीजिए और मुझे उसमें अग्रिम धन चाहिए, कब्जा चाहिए या कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए जो ऊपर बताई गई हैं, तो इन चीज़ों को मुझे उससे चाहिए है। तो न्यायालय ऐसी इजाज़त दे सकता है, परंतु कुछ निर्बंधों के साथ। यदि कोई न्यायालय को कोई शर्तें लगती हैं तो न्यायालय शर्तों के साथ उसे आज्ञा दे सकता है कि तुम इसमें जो है सुधार कर लो, ठीक है। अब जो उपधारा 3 है वो क्या बात करता है कि उपधारा 1 के खंड का और खा के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने की न्यायालय की शक्ति धारा 21 के अधीन प्रतिकर देने की उसकी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। इसमें ये बताया गया है कि जो उपधारा 1 के खंड खा में बताया गया, अब जो उपधारा 1 के खंड खा में क्या बताया गया है कि जो अपन ने एडवांस दिया था किसी व्यक्ति ने, ठीक है, वो एडवांस को वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। अब एडवांस को रिकवर कर सकता है तो ये उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, किसके ऊपर, सेक्शन 21 के ऊपर। सेक्शन 21 में हमने देखा है कि क्या बताया गया है कि जो प्रतिकर है, प्रतिकर दिलाया जा सकता है न्यायालय के द्वारा, तो जो प्रतिकर होगा वो अलग से होगा, और जो ये सेक्शन 22 के सेक्शन के फर्स्ट क्लॉज में उपधारा 1 की जो खा है उसमें जो बताया गया है वो जो अग्रिम धन है वो अलग होगा। मतलब इन दोनों को मिक्स नहीं किया जाएगा, एक बार इन्हें फिर से क्लियर कर दिया गया है। तो फिर से देखते हैं जो हमारा सेक्शन 22 वो है, क्या कहता है कि कब्जे, विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदाय इत्यादि के लिए अनुतोष के अनुदान की शक्ति के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बात लाता है तो वो उस और क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकता है। तो पहला बात बताता है कि यदि सीपीसी में कुछ भी बात लिखी हो उसके बाद के होते हुए स्थावर संपत्ति के संविदा हुई थी, और स्थावर संपत्ति के बाद में यदि कोई व्यक्ति जो है स्थावर संपत्ति के बाद में क्या चाहता है,
निम्न चीज़ें चाहता है तो वह न्यायालय से मंगा सकता है और न्यायालय उसे दे सकता है। तो कौन कौन चीज़ें हो सकती हैं? तो पहले में ये बताया गया है कि स्थावर संपत्ति का यदि किसी व्यक्ति ने पालन नहीं किया है तो उसका जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ क्या क्या मंगा सकता है। तो पहला बताता है कि कब्जा भी मंगा सकता है कि उस जो संपत्ति है उसका कब्जा मुझे दिला दिया जाए, उसका या तो विभाजन करा दिया जाए या फिर पृथक कब्जा भी मंगा सकता है। दूसरी बात बताता है कि यदि कोई एडवांस पेमेंट कर दिया है तो उस एडवांस पेमेंट जो उसने कर दिया है वादी ने वो पैसा भी मंगा सकता है। दूसरा बात बताता है कि ये जो पैसा है वो तब मिलेगा जब वह उसमें अपने वाद पत्र में बताएगा कि मैं ये चीज़ें चाहता हूँ, मतलब कब्जा चाहता हूँ, विभाजन चाहता हूँ, पृथक कब्जा चाहता हूँ, एडवांस जो मैंने मनी दिया है वो भी मैं चाहता हूँ। इन चीज़ों को यदि किसी वादी को चाहिए है तो उसे ऐसे वाद पत्र में लिखना होगा। इसका परंतु कहता है कि यदि कोई वादी है वो लिखना भूल जाता है या नहीं लिखता है किसी वजह से, तो न्यायालय उसे इजाज़त दे सकती है किसी शर्तों के साथ साथ जो न्याय के लिए सही हों। ऐसे शर्तों के साथ उसे आज्ञा दे सकती है कि जो वाद पत्र में है वो संशोधन कर ले और ऊपर बताई गई चीज़ों को वो न्यायालय से मंगा सके। उपधारा 3 कहता है कि जो उपधारा 1 के खंड ख में चीज़ बताई गई है, मतलब जो अग्रिम धन है, मतलब जो एडवांस मनी है, जो उसको अगर न्यायालय से कोई व्यक्ति मंगाता है, जो वादी है वो मंगाता है, तो वो धारा 21 में जो प्रतिकर है उससे अलग होगी। मतलब 21 के अधीन जो प्रतिकर दिया जाता है वो अलग है और इसके अधीन जो अनुत्तरज दिया जाता है वो अलग है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो सेक्शन 22 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेक्शन 23 देखेंगे। तो सेक्शन 23 बताता है, तो अब हम सेक्शन 23 देख लेते हैं। सेक्शन 23 कहता है कि नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन नहीं है। अब इसमें यह है कि यदि कोई नुकसानी करेगा कोई, ठीक है, और ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है, दो पक्षकार हैं संविदा में, पक्षकार हैं, पक्षकारों के बीच में ये डिसाइड हो गया है कि यदि कोई भी पक्षकार जो है वो क्या करता है कि संविदा का पालन नहीं करेगा तो इतनी पेनल्टी उसे देनी होगी। यदि ऐसे कोई डिसाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम्पल देखेंगे। जिस संविदा का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन अन्यथा उचित हो, उसके भंगे की दशा में संदेह रकम के तौर पर कोई राशि उसमें नामित हो और व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार उसे देने के लिए रजामंद हो। पहले यहाँ तक समझते हैं। एक बात है, जैसे ए व्यक्ति है, ए और बी क्या करते हैं, संविदा करते हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने संविदा की है और इन दोनों ने क्या डिसाइड किया है कि यदि हम दोनों में से कोई भी पक्षकार क्या करता है, इस ब्रीच करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ता है, इसको भंग करता है, तो यदि कोई व्यक्ति इसको ब्रीच करेगा तो क्या करना होगा, 50 लाख रुपए क्या करनी होगी, पेनल्टी देनी होगी, ठीक है। यहाँ पर दंड देना होगा। मतलब ये पेनल्टी के तौर पर ऐसा है कि उसके ऊपर एक जुर्माने के रूप में अधिरोपित हो जाएगा। जैसे ए ने यदि इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो ए को क्या करना होगा, 50,000 रुपये देने होंगे। बी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो क्या है कि बी को देने होंगे। इन दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि यदि मैं ऐसा ब्रीच करूंगा तो मुझे देने होंगे, अगर आप करेंगे तो आपको देने होंगे। इन दोनों में ऐसा डिसाइड हो गया। अब जब डिसाइड हो गया तो इसके बाद क्या होता है कि अब जो भी व्यक्ति ऐसा जो भंग है वो करता है, मतलब जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है वो ऐसा पैसा देने के लिए तैयार है। मानो जैसे ए ने यहाँ पर क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया है और वो यहाँ पर पैसा देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर सिर्फ पैसा देने के लिए इसलिए तैयार है, यहाँ पर जो पैसा अमाउंट रखा गया था वो इसलिए रखा गया था ताकि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो कराए जा सकें। जैसे यदि मैं आपसे कह दूंगी कि अगर आपने ये काम नहीं किया, आपने मुझे, एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कहा कि मैं आपको 20,000 रुपये दूंगी, आप मुझे अपनी गाड़ी दे देंगे, ठीक है, बाइक दे देंगे। अब आपने कहा कि ठीक है मैं आपको अपनी बाइक दे दूंगा। अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यदि कोई भी व्यक्ति, या तो मैंने 20,000 रुपये नहीं दिए या फिर आप क्या करते हैं अपनी जो गाड़ी है वो नहीं देते हैं, यदि इस संविदा का कोई विखंडन करेगा तो उसे कितना है, 10,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, आप भी तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई। अब जब डिसाइड हो गया और फिर इसके बाद क्या हुआ है कि ब्रीच कर दिया है, ठीक है, तो वो ब्रीच, ये जो अमाउंट रखा था हम लोगों ने 10,000 रुपये कि अगर आप भंग करेंगे तो आप 10,000 देंगे, मैं ऐसा ब्रीच करूंगी तो मैं 10,000 रुपये दूंगी। तो ये इसलिए रखा गया था ताकि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो कराया जा सके। जैसे कि अगर आप मुझे बाइक नहीं देंगे तो आपके दिमाग में चलेगा कि अगर मैंने जो है बाइक का संविदा कर लिया है और अगर मैंने इन्हें नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, आपको पेनल्टी लग जाएगी, 10,000 रुपये लग जाएंगे। मेरे माइंड में भी यही होगा कि यदि मैंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच कर लिया तो मुझे 10,000। तो ये सिर्फ इसलिए रखा गया हो ताकि उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका पालन कराया जा सके, ना कि इसके लिए कि चलो 10,000 रुपये देंगे
और निपट जाएंगे, मतलब उस मामले से निपटारा हो जाएगा। तो इसके लिए ना हो, वो इसके लिए हो ताकि उस संविदा का पालन कराया जा सकता है, यही बात इसमें लिखी गई है। तो यदि ऐसी कोई जो राशि है, कोई अमाउंट है वो रखा गया है, तो उसके लिए सिर्फ वो अमाउंट रख देने मात्र से ही ये नहीं समझा जाएगा कि उसका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो नहीं कराया जा सकता। तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसका वो कराया जा सकता है। अब हम इसका फर्स्ट क्लॉज देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। जब जिस संविदा का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन अन्यथा उचित हो, यद्यपि उसके भंग की दशा में संदेह रकम के तौर पर कोई राशि नामित हो, मतलब उसका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो कराया जा सकता है, उचित है, संदेह रकम के तौर पर कोई राशि नामित हो। अब इन दोनों पक्षकारों में क्या हो गया है कि यदि आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई अमाउंट रख दिया है, जैसे हम लोगों ने 10,000 रुपये का रखा था, यदि मैंने ब्रीच किया तो मुझे 10,000 देना पड़ेगा, आप ब्रीच करेंगे तो आपको 10,000 देना पड़ेगा। व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार उसे देने के लिए रजामंद हो, मतलब व्यतिक्रम करने वाला, यदि आप मुझे बाइक नहीं देते हैं या फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं आपको 20,000 रुपये नहीं देती हूँ, तो यहाँ पर लेट हो रहा है, जो कोई भी व्यक्ति लेट हो रहा है, जैसे आप मुझे बाइक नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, 10,000 रुपये देने के लिए यहाँ पर रजामंद हो जाते हैं। तथापि उसका ऐसे प्रवर्तन किया जा सकता है। तथापि उसका मतलब यदि कोई व्यक्ति देने के लिए तैयार भी है, आप मुझे 10,000 देने के लिए तैयार भी हैं, तब भी मैं कोर्ट जाकर क्या कर सकती हूँ कि हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये मुझे बाइक देंगे, मैं इन्हें 20,000 रुपये दूंगी। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और इसके लिए हम लोगों ने अमाउंट भी रखा था कि यदि कोई भी व्यक्ति जो ब्रीच करेगा तो वो 10,000 रुपये देगा। तो सिर्फ ये अमाउंट रख देने मात्र से ये नहीं समझा जाएगा कि उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। मैं न्यायालय में जा सकती हूँ और न्यायालय जो है मुझे वो बाइक दिला सकता है। तो इसमें वही बात की गई है कि अमाउंट रख देने मात्र से जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट है वो यहाँ पर बाधित नहीं होता। न्यायालय का संविदा के निबंधनों और अन्य विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाधान हो जाए कि राशि केवल संविदा के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से ही नामित है। मतलब न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि ये जो राशि रखी गई है, जो अमाउंट है 10,000 का, वो इसलिए रखा गया है ताकि संविदा का पालन कराया जा सके। हम लोगों में एक डर बना रहेगा कि यदि मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया अपना तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, आपने नहीं किया तो आपको देना पड़ेगा, तो वो उसको पता होना चाहिए, न कि व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को यह विकल्प देने के प्रयोजन से कि वह विनिर्दिष्ट पालन के स्थान पर धन का संदाय कर सके। मतलब न्यायालय को ये समाधान होना चाहिए कि ये जो सामने वाला पक्षकार है, इन दोनों ने इसलिए ऐसा अमाउंट रखा था ताकि क्या किया जा सके, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सके, ना कि इसलिए कि पैसा बस दे देंगे, 10,000 रुपये दे देंगे तो अब गाड़ी देने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब 10,000 दे दो, निपटो यहाँ से। तो उसके लिए ना हो, वो इसलिए हो ताकि संविदा का पालन कराया जा सके। तो ऐसे में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। तो सीधी बात ये बताई गई है कि जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि किसी संविदा में उसकी ब्रीच के लिए इन दोनों संविदा के पक्षकार में क्या हो गया है कि जो भी व्यक्ति उसका ब्रीच करेगा तो उसको एक नामित राशि, कोई राशि बता दी गई है कि इतना अमाउंट जो है वो एक जुर्माने के तौर पर, एक पेनल्टी के तौर पर उन्हें लगेगा, तब भी ऐसी संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। और जो धारा 2 है, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन करते समय न्यायालय संविदा में ऐसी नामित राशि के संदाय की भी डिक्री नहीं करेगा। अब जो इन लोगों में, जैसे यहाँ पर 10,000 की मैंने बात की थी कि यदि जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा, जो कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगा तो उसे क्या है, 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो न्यायालय यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बस कराएगा, 10,000 रुपये नहीं दिलवाएगा, सेक्शन उपधारा 2 के अधीन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में ये बताया कि यदि कोई जो अमाउंट है वो फिक्स हो गया है कि जो कोई व्यक्ति यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगा उसे ऐसा पेनल्टी कोई देनी होगी, कोई अमाउंट फिक्स कर दिया है, जैसे हमने यहाँ पर 10,000 फिक्स कर दिए थे। तो अब ऐसा कोई अमाउंट फिक्स भी हो गया है, तब भी यदि कोई व्यक्ति, और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा जो पैसा है वो इसलिए फिक्स किया गया था ताकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सके। तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय ऐसी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसके लिए यहाँ पर तब भी यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। और दूसरा बताता है कि यदि कोई अमाउंट रख दिया गया है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाता है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो अमाउंट रखा था, जैसे 10,000 रखा था, तो वो यहाँ पर नहीं दिलाया जाएगा, उसकी कोई डिक्री पास नहीं की जाएगी। ठीक है, तो हमारा 23 कंप्लीट हुआ। अब हम 24 देखेंगे। तो क्या है, अब हम सेक्शन 24 देख रहे हैं। सेक्शन 24 बताता है कि विनिर्दिष्ट पालन के वाद के खारिज होने के पश्चात भंग के लिए प्रतिकर के वाद का वर्जन। इसमें बताया गया है कि किसी संविदा की या उसके किसी भाग में विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद की खारिजी,
सीधी सी बात हमें ये याद रखना है कि यदि किसी संविदा के पालन के लिए कोई व्यक्ति है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वाद लाता है, ठीक है, या उसके किसी भाग के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वाद लाया जाता है, तो जब ऐसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वाद लाता है या उसके किसी भाग के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वाद लाता है, और ऐसी बात को क्या कर दिया जाता है, न्यायालय के द्वारा क्या भंग कर दिया जाता है। न्यायालय जब ऐसी वाद को भंग कर देता है तो उससे रिलेटेड जो प्रतिकर रहता है, जो प्रतिकर रहता है, जो कंपनसेशन रहता है, वह भी लाने का वर्जन हो जाता है, मतलब वो भी जो अधिकार है वो नहीं मिलता है। किंतु किसी अन्य अनुतोष किंतु ऐसी अन्य अनुतोष के लिए वाद लाने की उसके अधिकार का वर्जन नहीं करेगी जिसका वह ऐसे भंग के कारण हकदार होगा। मतलब यदि किसी अन्य अधिनियम, अन्य एक्ट के तहत उसको कहीं अन्य जगह से रिलीफ मिल रहा है तो वो एक्ट के तहत उसे रिलीफ मिल सकता है, परंतु यहाँ पर उसे मना किया गया है। फिर से देखते हैं सेक्शन 24 को पढ़ लेते हैं एक बार कि विनिर्दिष्ट पालन के वादे के खारिज होने के पश्चात भंग के लिए प्रतिकर का वाद का वर्जन। किसी संविदा की या उसके किसी भाग में विनिर्दिष्ट पालन के वाद की खारिजी यथा स्थिति ऐसी संविदा या उसके भाग के भंग के लिए प्रतिकर का वाद लाने के वादी के अधिकार का वर्जन कर देगी, किंतु ऐसे अनुतोष के वाद के लाने के अधिकार का वर्जन नहीं करेगी जिसका वह ऐसे भंग के कारण हकदार होता है। सीधी सी बात हमें ये याद रखना है, यदि कोई संविदा है या उसका किसी भाग का, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वाद लाया जाता है। जब ऐसे किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वाद लाया जाता है तो उसका जो वाद है वो खारिज कर दिया जाता है। तो यदि इसका ऐसा वाद खारिज कर दिया जाता है तो उसका जो प्रतिकर है वो भी उसका खारिज कर दिया जाएगा। उस वाद के साथ साथ ऐसा जो प्रतिकर मिलना था उस वाद में वो भी खारिज हो जाएगा। किंतु इसमें ये बात की गई है कि किंतु अन्य अनुतोष, मतलब अन्य जगह से रिलीफ मिल रहा है तो वाद के लिए अधिकार का वर्जन नहीं करेगी। अन्य जगह से यदि कोई रिलीफ मिल रहा है तो वो रिलीफ मिल सकता है, और किसी संविदा या उसके किसी भाग के विनिर्दिष्ट पालन में यदि कोई वाद लाया जाता है तो उसको यदि खारिज कर दिया जाता है तो प्रतिकर भी नहीं मिलेगा, और अन्य जगह से यदि रिलीफ मिल सकता है तो ऐसा रिलीफ ले सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।